ना इंतजार करना है और ना ही इनकार करना है। ये जंग की घड़ी है, हर पल बस प्रहार करना है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका क्विक रिवीजन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। ये आपका अपना यूट्यूब चैनल है और लगातार आपके लिए मेहनत कर रहा है। तो आपके लिए एक नई सीरीज लेकर आए हैं, प्रहार सीरीज, जिसमें आपको मुख्य सेविका भर्ती के पूरे सिलेबस पर आधारित यूथ कंपटीशन टाइम की ये यूपी ट्रिपल एससी की जो मुख्य सेविका की बुक है, अध्यायवार अध्ययन सामग्री जो है, इस पर आधारित पूरी क्लास आपको पढ़ाई जाएगी। पूरा आपको सिलेबस इन वीडियोस के माध्यम से आपको कवर कराया जाएगा। आज आपको दो टॉपिक इसमें पढ़ाए जाएंगे। पहला होगा मुख्य सेविका की भूमिका एवं जिम्मेदारियां और दूसरा विवाह, परिवार, जाति, लिंग की असमानता। इसमें दो टॉपिक छूट जाएंगे, धर्म और भाषाएं, जिन्हें आपको बाद में पढ़ाया जाएगा। इसके लिए आप प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि पूरी ईमानदारी के साथ अगर मुख्य सेविका भर्ती की कोई तैयारी करवा रहा है तो वह है आपका क्विक रिवीजन क्लासेस यूट्यूब चैनल। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मुख्य सेविका भर्ती की तैयारी में जो आपका सिलेबस है उसका चैप्टर 1 जो है वो आज आपको पढ़ाया जाएगा। चैप्टर 1 से शुरू किया जा रहा है और पूरे टॉपिक आपको पढ़ने को मिलेंगे। पहला चैप्टर है आपका मुख्य सेविका की भूमिका और जिम्मेदारियां। इस पहले चैप्टर के बारे में आज आपको पूरा पढ़ाया जाएगा। रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ मुख्य सेविका। क्लियर है आपको? तो बिना वक्त गवाए शुरू करेंगे आपका आज का चैप्टर और एक एक चीज़ बहुत ही अच्छे तरीके से आप पढ़ेंगे। सबसे पहले जो आपका नौकरी है मुख्य सेविका की, वो आंगनवाड़ी से जुड़ी हुई है। तो इसके लिए आपको आंगनवाड़ी को समझना होगा कि आंगनवाड़ी क्या है, कैसे कार्य करती है। तो आंगनवाड़ी छोटे बच्चों की पोषण, स्वास्थ्य और शिक्षा संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए एकीकृत बाल विकास सेवाएं के कार्यक्रम के रूप में ग्राम स्तर पर सरकार द्वारा समर्थित एक केंद्र की योजना है। ठीक है, समर्थित एक केंद्र है। क्या है? एक केंद्र है। कहाँ पर? ग्राम स्तर पर होता है। कौन सी योजना के तहत है? एकीकृत बाल विकास सेवाएं, ICDS जो आपकी योजना थी उसके तहत होता है। आंगनबाड़ी 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों, किशोर युवतियों, गर्भवती महिलाओं तथा शिशुओं की देखरेख करने वाली माताओं की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। प्रत्येक आंगनवाड़ी लगभग 400 से 800 लोगों की जनसंख्या पर बनाई जाती है। जनसंख्या के आधार पर ग्राम पंचायत क्षेत्र में एक अथवा एक से अधिक आंगनवाड़ी केंद्र हो सकते हैं। प्रत्येक गांव की जनसंख्या के आधार पर एक अथवा एक से अधिक आंगनवाड़ी केंद्र हो सकते हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता तथा सहायिका आंगनवाड़ी केंद्र को चलाते हैं तथा स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण विकास और अन्य विभागों के पदाधिकारियों के साथ समन्वय करते हुए ICDS का क्रियान्वयन करते हैं। यानी कि आपकी जो ये योजना है एकीकृत बाल विकास सेवाएं, उसको ही शॉर्ट में ICDS कहते हैं, उसका आयोजन करते हैं। देखिए, अगर आपने पूरा सिलेबस पढ़ रखा है तो सिर्फ आप सुनते रहिए। सिर्फ आप सुनते रहेंगे तो चीज़ें आपके दिमाग में बैठने लगेंगी और बहुत ही आसानी से आप याद कर लेंगे। अगर आपने एक बार भी नहीं पढ़ा है तो इंपॉर्टेंट पॉइंट जरूर नोट करते रहिएगा, जो चीज़ें आपको पता नहीं है। क्लियर है आपको? प्रत्येक 25 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए एक आंगनवाड़ी पर्यवेक्षक नियुक्त होती है। तो मिनिमम 25 पे एक नियुक्त होती है, लेकिन आंगनवाड़ी पर्यवेक्षक को ही मुख्य सेविका कहते हैं, जिसे मुख्य सेविका कहा जाता है। और जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका को कार्य के संबंध में मार्गदर्शन प्रदान करती है। क्या करती है? आंगनवाड़ी जो कार्यकर्त्री होती है और जो उसकी सहायिका होती है, जो आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के अधीन कार्य करती है, उसको मार्गदर्शन कौन देता है? मुख्य सेविका देती है। आंगनवाड़ी छोटे बच्चों की आवश्यकताओं तथा देखभाल के बारे में जागरूकता फैलाने का केंद्र भी है। आंगनवाड़ी में उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाएं: 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों का टीकाकरण,
आंगनवाड़ी केंद्र पर कौन कौन सी सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, इससे जुड़ा हुआ भी प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है, तो इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों का टीकाकरण। दूसरा है समस्त गर्भवती स्त्रियों के लिए प्रसव पूर्व देखभाल और टीकाकरण की जिम्मेदारी किसकी होती है? आंगनवाड़ी की। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को अनुपूरक पोषण, गर्भवती और शिशुओं की देखभाल करने वाली स्त्रियों को अनुपूरक पोषण। 15 से 45 वर्ष के आयु वर्ग की सभी महिलाओं के लिए पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा, उनको पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा देनी है। क्लियर है आपको? गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व देखभाल तथा शिशुओं की देखरेख करने वाली माताओं की प्रसवोत्तर देखभाल, नए जन्मे शिशुओं तथा 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की देखभाल, कुपोषण अथवा बीमारी के गंभीर मामलों को अस्पतालों, समुदाय स्वास्थ्य केंद्रों अथवा जिला अस्पतालों, पोषण पुनर्वास केंद्र, नवजात शिशु गहन देखरेख यूनिट को भेजना। 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों को अनौपचारिक विद्यालय पूर्व शिक्षा प्रदान करना। ये कार्य भी कौन करता है? ये मुख्य सेविका के अधीन जो आंगनवाड़ी कार्य करती है वो करता है। तो आंगनवाड़ी केंद्र पर जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ती होती हैं, उनके जो जिम्मेदारियां हैं, उनके जो कार्य हैं, जो उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाएं हैं, वो सभी आपको बता दी गई हैं। अब बात करते हैं आंगनवाड़ी केंद्र में सुविधाएं क्या क्या होती हैं। आंगनवाड़ी केंद्र में निम्नलिखित सुविधाएं होनी आवश्यक है। एक भवन जो 63 वर्ग मीटर अथवा 600 वर्ग फुट से कम ना हो, 63 वर्ग मीटर का हो या 650 वर्ग फुट से कम ना हो। और इसके अलावा क्या सेवाएं होती हैं? बरामदा, एक बरामदा होना चाहिए 6 गुणे 1.5 वर्ग मीटर होना चाहिए तथा वह बाधा मुक्त होना चाहिए। खेल का मैदान, खेल सामग्री तथा बाल हितैषी खिलौने होने चाहिए। साफ सफाई, जल और स्वच्छता सुविधाएं होनी चाहिए। साफ और स्वच्छ रसोई घर, रसोई और स्टोर 6 गुणे 3 वर्ग मीटर के होने चाहिए। रसोई घर भी आंगनवाड़ी केंद्र के पास होना चाहिए। बाल हितैषी शौचालय होने चाहिए, जो 2 होने चाहिए, 2 से 3 वर्ग मीटर के। पहुंच के लिए ढलवादार सुविधाएं होनी चाहिए, यानी कि ढलान होनी चाहिए ऊपर चढ़ने के लिए। मजबूत तथा रिसाव मुक्त छत वाला भवन होना चाहिए। मजबूत खिड़कियां और दरवाजे होने चाहिए। विद्युत कनेक्शन और सुविधाएं होनी चाहिए। फर्नीचर, पंखे, बिस्तर, जल बाल्टी, ब्रश, झाड़ू, साबुन, अध्ययन सामग्री आदि होनी चाहिए। अब बात करेंगे हम मुख्य सेविका की जिम्मेदारी के बारे में। अभी तक हमने आंगनवाड़ी केंद्र और आंगनवाड़ी की जिम्मेदारी, वहां पर उपलब्ध होने वाली सुविधाएं के बारे में आपने देखा। अब हम बात करने वाले हैं मुख्य सेविका की जिम्मेदारियों के बारे में। तो प्रत्येक माह प्रत्येक बच्चों के वजन की जांच करना तथा विकास कार्ड में दर्ज करना, ये किसकी जिम्मेदारी है? मुख्य सेविका की। लेकिन ये किससे करवाती हैं? आंगनवाड़ियों से करवाती है। कौन? मुख्य सेविका। लेकिन हर महीने की रिपोर्ट मुख्य सेविका के पास उपलब्ध होनी चाहिए। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए मातृ एवं बाल सुरक्षा कारणों का रख रखाव करना तथा दौरे पर आए चिकित्सा कर्मियों को कार्ड दिखाना। 3 से 6 वर्ष के आयु वर्ग में बच्चों के लिए विद्यालय पूर्व गैर औपचारिक गतिविधियों को संचालित करना। स्थानीय रूप से उपलब्ध भोजन तथा स्थानीय व्यंजनों के आधार पर व्यंजन सूची की आयोजना करते हुए 0 से 6 वर्ष के बच्चों, गर्भवती स्त्रियों तथा शिशुओं की देखरेख करने वाली माताओं के लिए अनुपूरक पोषण युक्त आहार की व्यवस्था करना। तो ये सारी चीज़ें अभी आपको पहले भी बताई गई थी, जो आंगनवाड़ी केंद्र की जिम्मेदारी होती हैं, जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की जिम्मेदारी होती हैं, उन्हीं को पूरा करवाना मुख्य सेविका की जिम्मेदारी होती है। स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा प्रदान करना। अब ये ट्रेनिंग जो मुख्य आंगनवाड़ी को देगी, वो कौन देगी? मुख्य सेविका देगी। और आंगनवाड़ी फिर वहाँ पर गांव में मौजूद स्त्रियों को, महिलाओं को, माताओं को, बच्चों को स्वास्थ्य और पोषण शिक्षा देंगी। माताओं और शिशुओं को अपना दूध पिलाने, शिशुओं एवं आहार संबंधी प्रक्रियाओं पर माताओं को परामर्श देना। सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र पीएचसी के कर्मचारियों को टीकाकरण और स्वास्थ्य जांच तथा साथ ही प्रसव पूर्व और प्रसवोत्तर जांच में सहायता करना।
टीकाकरण में सामान्यतः मुख्य सेविका उपलब्ध होती हैं, वहाँ पर मौजूद होती हैं। अब उनकी मौजूदगी में भी टीकाकरण होता है। घरों में दौरों के दौरान बच्चों में विकलांगता की पहचान करना तथा उन मामलों को निकटतम पीएचसी अथवा जिला विकलांगता पुनर्वास केंद्र में भेजना। दस्त, हैजा आदि के आपातकालीन मामलों को स्वास्थ्य केंद्र में भेजना। किशोरों के लिए विभिन्न स्कीमों के क्रियान्वयन में मदद करना। तो ये कुछ मुख्य जिम्मेदारियां हैं मुख्य सेविका की। तो ये पूरा आपका टॉपिक पहले चैप्टर का कंप्लीट हो गया है। क्लियर है आपको? आप लगातार इसी तरीके से पढ़ते रहेंगे तो एक एक चीज आपकी कंप्लीट होती जाएगी। तो पहला चैप्टर अध्याय 1, जिसमें आपको मुख्य सेविका की भूमिका और जिम्मेदारियां पढ़नी थी, पूरा कंप्लीट हो गया है। इसके आगे भी आपको पढ़ाया जाएगा दूसरा चैप्टर। तो आप वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पूरे सिलेबस को इसी तरीके से लगातार ध्यान लगाकर पढ़ते रहिए। तो अब पढ़ेंगे मुख्य सेविका का जो अध्याय 2 है, चैप्टर 2 है, उसमें जो टॉपिक हैं उनको अब हम पढ़ने वाले हैं। विवाह, परिवार, जाति लिंग की असमानता, धर्म और भाषाएं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। मैरिज, फैमिली, इनइक्वालिटी ऑफ कास्ट, जेंडर, रिलीजन और लैंग्वेजेस। तो ये टॉपिक अभी हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे विवाह के बारे में। विवाह के बारे में क्या कहा गया है उसको समझेंगे। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है तथा सामाजिक संस्थाएं व्यक्ति के सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक इत्यादि पक्षों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती हैं। हो सकता है अभी आपको अच्छे से दिख ना रहा हो, लेकिन अभी मैं आपको जूम करके पूरा पढ़ाऊंगा, तो उसकी चिंता मत करिएगा। विवाह का उद्देश्य केवल यौन संतुष्टि ही नहीं होता, वरन कभी कभी तो यह केवल सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है। अब देखिए, हम लोग एक औद्योगिक युग में जी रहे हैं। यहाँ पर हमारी आवश्यकताएं होती हैं, व्यक्तिगत आवश्यकताएं होती हैं कि हम जब नौकरी करने जाएं तो कोई हमारा नाश्ता बना दे, कोई हमारा टिफ़िन तैयार कर दे, कोई हमारे लिए भोजन बना दे, कोई हमारे बच्चों को देख ले, कोई हमारे माता पिता की देखभाल कर ले। लड़का हो या लड़की हो, जब वो नौकरी करने निकलता है, जब वो पैसा कमाने निकलता है, तो उसे एक सहयोगी की आवश्यकता होती है। विवाह करने पर एक अच्छा दोस्त भी मिल जाता है और एक सहयोगी भी मिल जाता है। तो विवाह का उद्देश्य यहाँ पर थोड़ा बड़ा हो जाता है। एक यौन संतुष्टि भी एक उद्देश्य है, लेकिन वो एक सीमित स्तर तक है। एक समय के बाद, एक उम्र के बाद बाकी सब चीज़ें मेन हो जाती हैं। सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और व्यक्तिगत उद्देश्य ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब विवाह की परिभाषाएं क्या हैं उनके बारे में अब आपको बताने वाला हूँ। तो आप लोग सभी पूरे अच्छे से एक एक चीज़ को समझिएगा और देखिएगा। विवाह की परिभाषाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, आपसे परीक्षा में पूछी ही जाएंगी, तो इन्हें बिल्कुल बिना समय गवाए याद कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। देखिए, वीडियो को लाइक करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप लाइक करेंगे तभी मुझको पढ़ाने में और ज़्यादा मज़ा आएगा, है ना। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि वीडियो को देखते ही लाइक कर लीजिए और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब बात करते हैं विवाह की परिभाषा। तो विवाह एक सामाजिक आदर्श मानदंड की जटिलता है। हावेल के अनुसार विवाह एक सामाजिक आदर्श मानदंड की जटिलता है। आदर्श मानदंड यानी कि इन लोग आदर्शवाद लेके चलते हैं कि सब ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा, ये लोग अच्छे हैं, ये लोग बुरे हैं। तो वो लोग करने वाले, वो जो अच्छा जिसको समाज मानता है उसको आदर्श कह दिया जाता है। तो आदर्श मानदंड के लिए विवाह बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ये हावेल का कहना था। अब बात करते हैं मर्डॉक ने क्या कहा। मर्डॉक के अनुसार एक साथ रहते हुए नियमित यौन संबंध और आर्थिक सहयोग रखने को विवाह कहते हैं। तो मर्डॉक ने थोड़ा यौन संबंधों को और आर्थिक सहयोग को विवाह में जोड़ दिया। तो इन्होंने कहा एक साथ रहते हुए नियमित यौन संबंध और आर्थिक सहयोग रखने को विवाह कहते हैं। अब बात करते हैं ई वेस्टरमार्क की। मर्डॉक, ई वेस्टरमार्क, बोगार्ड्स और इन सब की परिभाषाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं।
इन्हें आप जरूर अच्छे से पढ़िएगा। विवाह की जड़ें परिवार में है, ना कि परिवार की जड़ें विवाह में है। बहुत ही बड़ी बात है। ई वास्टरमार्क ने कहा कि विवाह परिवार में होता है, जहां पर परिवार है वहां विवाह होता है, ना कि परिवार की जड़ें विवाह में है। विवाह से परिवार नहीं बनता है, परिवार है इसलिए विवाह बनता है, ऐसा ई वास्टरमार्क का कहना था। अब बात करते हैं बोगार्ट्स की। बोगार्ट्स ने विवाह की क्या परिभाषा दी? विवाह स्त्री और पुरुष के पारिवारिक जीवन में प्रवेश कराने की संस्था है। बोगार्ट्स ने कहा अगर किसी व्यक्ति को, किसी स्त्री को, किसी पुरुष को पारिवारिक जीवन में प्रवेश करवाना है तो उसकी शादी कर दीजिए, उसका विवाह कर दीजिए, या वो स्वयं शादी विवाह कर लें। ये परिस्थितियां होती हैं। किसी को पारिवारिक जीवन में प्रवेश कराने की संस्था कहा किसने? बोगार्ट्स ने विवाह को स्त्री और पुरुष के पारिवारिक जीवन में प्रवेश कराने की संस्था कहा। अब बात करेंगे वेस्टरमार्क ने क्या कहा। विवाह एक या एक अधिक पुरुषों का एक या अधिक स्त्रियों के साथ होने वाला वह संबंध है जिसे प्रथा या कानून स्वीकृति प्रदान करता है। प्रथा जो समाज की प्रथाएं होती हैं, जो परिवार की प्रथाएं होती हैं, तो यह कानून होते हैं जो देश के होते हैं, जो समाज के होते हैं, जो पंचायतों के होते हैं, तो उनको स्वीकृति कौन प्रदान करता है? विवाह प्रदान करता है। विवाह एक या अधिक पुरुषों का एक या अधिक स्त्रियों के साथ होने वाला वह संबंध है जिसे प्रथा या कानून स्वीकृति प्रदान करता है। यह बहुत ही व्यापक परिभाषा है। भारत में एक दो आदिवासी जनजातियां हैं जहां पर एक ही स्त्री के कई पति होते हैं, और भारत में ही ऐसी भी लोग हैं जो एक ही पुरुष होता है और कई पत्नियां होती हैं। आपको आसपास अपने एक दो लोग ऐसे देखने को मिल जाएंगे जो एक से अधिक शादियां करते हैं। अब बात करते हैं विवाह के उद्देश्य के बारे में। विवाह के उद्देश्य आखिर क्या होते हैं, इनको भी समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और आपके लिए जरूरी है कि आप वीडियो को लाइक कर दें। विवाह ही परिवार की आधारशिला है और परिवार में ही बच्चों का सामाजिकरण एवं पालन पोषण होता है। समाज की निरंतरता विवाह एवं परिवार से ही संभव है। विवाह का उद्देश्य क्या है उसको अभी हम पढ़ रहे हैं, और क्या पढ़ रहे हैं कि विवाह ही परिवार की आधारशिला है। इनका कहना है कि विवाह ही परिवार की आधारशिला है और परिवार में ही बच्चों का सामाजिकरण एवं पालन पोषण होता है। समाज की निरंतरता विवाह एवं परिवार से ही संभव है। अब बात करेंगे मैलिनोवस्की की। इन्होंने क्या कहा है विवाह के उद्देश्यों के बारे में। इन्होंने विवाह के 3 उद्देश्य, प्राणी शास्त्रीय उद्देश्य, सांस्कृतिक उद्देश्य एवं मनोवैज्ञानिक उद्देश्य बताए हैं। मैलिनोवस्की ने विवाह के 3 उद्देश्य बताए हैं। क्या? पहला प्राणी शास्त्रीय, दूसरा सांस्कृतिक उद्देश्य और तीसरा है मनोवैज्ञानिक उद्देश्य। क्लियर है आपको? ये चीजें होती हैं। अब बात करेंगे रॉबिन फॉक्स की। इन्होंने भी 3 उद्देश्य बताए हैं। एक बताया है वैध यौन संतुष्टि, जिसे समाज वैध कर देता है, जिसे समाज स्वीकार लेता है। संस्कृति की रक्षा, यानी कि कल्चर का जो सुरक्षा है वो विवाह से होती है। एवं भावनात्मक संतुष्टि बता रहे हैं। भावनात्मक संतुष्टि से आप क्या समझते हैं? देखिए, मैंने कहा कि जब शादी होती है तो आपको एक सहयोगी तो मिलता ही है, साथ में एक दोस्त मिल जाता है, एक साथी मिल जाता है जिससे आप अपनी भावनाएं बता पाते हैं, जिससे आप अपना दर्द, अपनी खुशी शेयर कर पाते हैं, अगर आपका रिश्ता ठीक है। अगर आपका रिश्ता ठीक नहीं है तो फिर समस्याएं दूसरी प्रकार की वहां पर होंगी। लेकिन यहां पर शादीशुदा लोगों के बीच रिश्ता ठीक है तो उसकी बात हो रही है। इन्होंने, रॉबिन फॉक्स ने भी 3 उद्देश्य बताए हैं। एक पहला बताया है वैध यौन संतुष्टि, दूसरा बताया है संस्कृति की रक्षा और तीसरा बताया है भावनात्मक संतुष्टि। अब हम बात करेंगे मर्डॉक की। इन्होंने 250 समाजों का तुलनात्मक अध्ययन करके विवाह के 3 उद्देश्य बताए हैं। क्या? मर्डॉक ने 250 समाजों का तुलनात्मक अध्ययन किया और फिर इन्होंने विवाह के 3 उद्देश्य बताए हैं। पहला बताया है यौन संतुष्टि, दूसरा बताया है आर्थिक सहयोग और तीसरा बताया है बच्चों का पालन पोषण एवं सामाजिकरण। क्या? बच्चों का पालन पोषण एवं सामाजिकरण, यौन संतुष्टि, आर्थिक सहयोग, ये मर्डॉक के 3
उद्देश्य हैं विवाह के लिए। अब बात करते हैं मजूमदार एवं मदान की। इन्होंने 4 उद्देश्य बताए हैं: घर की स्थापना, लैंगिक संबंधों में प्रवेश, प्रजनन एवं बच्चों का पालन पोषण। ये किसने बताए हैं? ये मजूमदार एवं मदान ने बताए हैं 4। घर की स्थापना 1 हो गया, लैंगिक संबंधों में प्रवेश 2 हो गया, प्रजनन 3 हो गया और बच्चों का पालन पोषण 4 हो गया। ये 4 उद्देश्य किसने बताए हैं विवाह के? मजूमदार एवं मदान ने। क्लियर है आपको? वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। और ये एक किताब है, किताब पर पूरा आधारित ये पूरा वीडियो है और सभी टॉपिक्स के वीडियो आपको इसी में मिलेंगे, तो बिल्कुल बने रहिएगा। अगर आपने पहली बार पढ़ा है तो इंपॉर्टेंट चीजें नोट करिएगा। अगर आप बहुत दिनों बाद पढ़ रहे हैं तो भी आप नोट कर सकते हैं। अगर आप लगातार पढ़ते आ रहे हैं, अगर आपको थोड़ी बहुत चीजें पता हैं, तो रिवीजन करने के लिए ये पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपकी तैयारी आपकी इच्छा शक्ति पर निर्भर करेगी और आपसे बेहतर कोई और नहीं पढ़ पाएगा। और हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा। अब बात करते हैं विवाह के प्रकार। क्या? विवाह के प्रकार। मानव समाज के विकास के साथ साथ विवाह के विभिन्न प्रकार भी अस्तित्व में आए। पति पत्नी की संख्या के आधार पर भारत में पाए जाने वाले विवाहों के प्रमुख प्रकार निम्न हैं। क्या? पति पत्नी की संख्या के आधार पर विवाहों के प्रकार कौन से हैं? निम्न है। पहला है एक विवाह। क्या? पहला है एक विवाह। तो एक विवाह विवाह का वह स्वरूप है जिसमें किसी एक समूह में कोई भी पुरुष एक से अधिक स्त्रियों से विवाह नहीं कर सकता। एक विवाह की प्रथा हिंदू, खासी, संथाल तथा कादर जनजाति में पाई जाती है। क्या? एक विवाह की प्रथा हिंदुओं में तो पाई जाती है, खासी, संथाल और कादर जनजातियों में भी पाई जाती है एक विवाह की परंपरा। इसमें क्या होता है? कोई भी पुरुष एक से अधिक स्त्रियों से विवाह नहीं कर सकता है। क्लियर है आपको? अपना फोकस बनाकर रखिएगा, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है और आप जितना ज़्यादा फोकस्ड होकर पढ़ेंगे उतना ही आपको फायदा होगा, है ना। अब बात करेंगे हम एक विवाह के कारणों की। किसकी? एक विवाह के कारणों की। एक विवाह के निम्न कारण हैं। दाम्पत्य जीवन में दूसरों का आना स्वीकार नहीं होता। कुछ लोगों को, ज़्यादातर लोगों को नहीं होता है, कुछ लोगों को क्या, आपको भी नहीं होगा, किसी और को भी नहीं होगा। सामान्यतः यह होता है कि दाम्पत्य जीवन में 2 लोग किसी तीसरे का आना स्वीकार नहीं करते हैं, इसलिए एक विवाह मुख्यतः रूप से पाया जाता है। पारिवारिक संघर्ष या तनाव से बचाव होता है। आर्थिक कारक भी होते हैं। समाज में स्त्रियों एवं पुरुषों की संख्या का समान होना। एक कारण यह भी है कि एक विवाह वहां पर ज्यादा प्रचलित है जहां पर स्त्री और पुरुषों की संख्या समान है, लेकिन कहीं कहीं पर स्त्रियों की संख्या अधिक होती है, पुरुषों की संख्या कम होती है, या कहीं कहीं पर पुरुषों की संख्या अधिक होती है, स्त्रियों की संख्या कम होती है, तो वहां पर दिक्कतें अलग प्रकार की होती हैं। एक विवाह से लाभ क्या क्या है वो बताते हैं। बच्चों की संख्या में कमी होती है कि एक ही विवाह होगा, एक ही शादी होगी तो ज़्यादा समय में कम बच्चे होंगे। लेकिन अगर एक ही व्यक्ति अधिक पत्नी रखे है तो वो एक ही वर्ष में 3 बच्चे कम से कम तो कर ही सकता है, अगर 3 पत्नियां हैं तो इससे बच्चों की संख्या कम होती है। पति पत्नी मानसिक तनाव व संघर्ष से दूर रहते हैं। अगर एक से अधिक महिलाएं हैं, एक से अधिक जीवन साथी हैं, तो वहां पर मानसिक तनाव रहता है। स्त्री पुरुष का आपसी सहयोग बना रहता है। स्त्रियों की स्थिति ऊंची हो जाती है। जहां पर बहुविवाह होता है, एक से अधिक विवाह करता है कोई पुरुष, वहां पर सामान्यतः देखा गया है कि स्त्रियों को जो स्थिति है वो काफी नीचे हो जाती है। अब बात करते हैं एक विवाह के दोषों के बारे में। यौन संबंधों के छूट के अभाव में यौन अपराधों में वृद्धि होती है। क्या? यौन संबंधों के छूट के अभाव में यौन अपराधों में वृद्धि होती है। इसको काफी बारीकी से आप समझिएगा, बाकी आपको केवल पेपर के लिए तैयार करना है। एक बहुत बड़ा दृष्टिकोण होना चाहिए इसको समझने के लिए। एक विवाह के कारण कभी कभी यौन अनैतिकता में वृद्धि होती है और भ्रष्टाचार बढ़ता है। इस विवाह में यौन संबंध स्थापित करने के अवसर बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं बहुविवाह की। किसकी? बहुविवाह की। मर्डाक ने 250 समाजों का अध्ययन करके पाया कि 50% से अधिक समाजों में बहुविवाह पाए जाते हैं।
बहुविवाह एक ऐसा विवाह है जिसमें एक पुरुष या स्त्री का एक से अधिक स्त्रियों या पुरुषों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित होते हैं। बहुविवाह के प्रकार कौन कौन से हैं? बहुपति विवाह। क्या पहला प्रकार है बहुपति विवाह। अब इसमें क्या है उसको समझ लेते हैं। मैकलेलन इन्होंने ही सर्वप्रथम बहुपति एवं बहुपत्नी का उल्लेख किया है। इन्होंने बहुपति विवाह को तिब्बती प्रथा कहा है। क्या? मैकलेलन ने बहुपति विवाह को तिब्बती प्रथा कहा है। इस विवाह में एक स्त्री एक समय में कई पुरुषों से विवाह करती है। इस प्रकार का विवाह कश्मीर से असम तक तथा हिमालय के क्षेत्रों में पाया जाता है। विशेषतः लौंडा, कोटा, तमिलनाडु, खस, लद्दाखी, बोट्टा, साथ ही इरावन मालाबार की नायर जनजाति में पाया जाता है। बहुपति विवाह मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। क्या? बहुपति विवाह मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है भ्रातृक बहुपति विवाह। इसमें दो या दो से अधिक भाई मिलकर किसी एक स्त्री से विवाह करते हैं, या सबसे बड़ा भाई किसी स्त्री से विवाह करता है और अन्य भाई स्वतः ही उस स्त्री के पति बन जाते हैं। कई जनजातियों में ऐसा देखने को मिलता है कि एक बड़ा भाई शादी करता है और अन्य भाइयों की भी वो पत्नी स्वीकार कर ली जाती है। इसके कई कारण हो सकते हैं। एक आर्थिक कारण हो सकता है और एक सामाजिक प्रथा भी हो सकती है उस जाति की, उस समाज की। यह मुख्य रूप से टोंडा, कोटा, नायर जनजातियों में पाया जाता है। क्लियर है आपको? तो जो भ्रातृक बहुपति विवाह है वो मुख्य रूप से टोंडा, कोटा, नायर जनजातियों में पाया जाता है। अब बात करेंगे भ्रातृक बहुपति विवाह की। इस प्रकार के विवाह में पति परस्पर भाई नहीं होते हैं। स्त्री बारी बारी से समान अवधि के लिए प्रत्येक पति के पास रहती है। यह प्रथा टोडा जो पितृसत्तात्मक भ्रातृक बहुपति विवाह तथा नापर मातृसत्तात्मक भ्रातृक बहुपति विवाह में पाई जाती है। अब बात करते हैं बहुपत्नी विवाह की। क्या? बहुपत्नी विवाह की। इसमें क्या होता है? एक समय में एक से अधिक स्त्रियों से विवाह करने को बहुपत्नी विवाह कहते हैं, जो मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। सीमित बहुपत्नी विवाह, इसमें पत्नियों की संख्या सीमित होती है। असीमित बहुपत्नी विवाह, जिसमें पत्नियों की संख्या असीमित होती है। बहुपत्नी विवाह के कारण अधिक पत्नियां का सामाजिक प्रतिष्ठा का सूचक होना। बहुत से लोग इसे अपनी शान से जोड़ते हैं कि एक से अधिक पत्नियां रखे हैं। पुत्र का होना आवश्यक। तो कई मामलों में देखा जाता है कि पहली पत्नी से पुत्र नहीं हुए तो दूसरी शादी कर लो, तीसरी शादी कर लो। कुछ लोग इस कारण भी बहुपत्नी विवाह करते हैं। इस्लाम में एक साथ 4 स्त्रियों को रखने का प्रावधान है। तो एक कारण ये भी है, धार्मिक उसको क्या मिलते हैं, सहायता मिलती है, प्रोत्साहन मिलता है। यह विवाह कुछ जनजातियों जैसे नागा, गोंड, बैगा तथा मध्य भारत की प्रोटो अस्ट्रेलाइट प्रजातियों में भी पाया जाता है। बहुपत्नी विवाह के लाभ क्या हैं? अब उनके बारे में चर्चा करते हैं। बहुपत्नी विवाह समाज के अधिकांश धनी एवं समृद्ध लोगों में पाए जाते हैं। यह परिभाषा बहुत पुरानी है, वर्तमान में ऐसा देखने को बहुत ही कम मिलता है। अतः ऐसे विवाह से उत्पन्न संतानें शारीरिक एवं मानसिक दृष्टि से सुदृढ़ होती हैं। बहुपत्नी विवाह के कारण कामी पुरुषों की यौन इच्छाओं की पूर्ति परिवार में ही पूरी हो जाती है। इसलिए समाज में भ्रष्टाचार एवं अनैतिकता में वृद्धि नहीं हो पाती है। अब बहुपत्नी विवाह के हानियां या दोष क्या हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। पुरुष द्वारा सभी पत्नियों की यौन संतुष्टि न कर पाने के कारण समाज में यौनाचार पनपता है। कई पत्नियों के कारण पति सबकी देखभाल सही तरीके से नहीं कर पाता है। जनसंख्या में वृद्धि होती है। स्त्रियों का समय प्रायः झगड़ों में ही नष्ट हो जाता है। ये बहुपत्नी विवाह की हानियां या दोष है। तो इस प्रकार के विवाह में एक पुरुष एक साथ 2 पत्नियां रखता है।
साधारणतया पहली पत्नी के मायके चले जाने या अस्वस्थ रहने की स्थिति में तथा ब्रह्मचर्य बाधित होने की स्थिति में दूसरे विवाह की आज्ञा प्रदान की जाती है। मैसूर की होलिया, मेडास तथा एस्किमो एवं आरेगन जनजातियों में यह विवाह पाया जाता है। तो द्विपत्नी विवाह के बारे में अब आपने पढ़ा। अब पढ़ेंगे समूह विवाह के बारे में। जो आपका चौथा पॉइंट है वो है समूह विवाह। इसमें पुरुषों का एक समूह महिलाओं के समूह से विवाह करता है। पुरुष समूह का प्रत्येक पुरुष दूसरे समूह की प्रत्येक स्त्री का पति होता है। यह प्रथा ऑस्ट्रेलिया की माओरी में पाई जाती है। यहाँ एक कुल की सभी लड़कियां दूसरे कुल की पत्नियां समझी जाती हैं। अब बात करेंगे विवाह के स्वरूप की। तो भारत में विवाह के निम्नलिखित स्वरूप हैं। कौन कौन से हैं उनके बारे में अब पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हिंदू विवाह के बारे में, यानी कि हिंदू मैरिज। हिंदू मैरिज क्या होती है? भारत में कई धर्म निवास करते हैं, उनमें से एक हिंदू धर्म है जो सबसे पुराना है भारत की धरती पर। इसे पहले सनातन धर्म कहा जाता था, लेकिन अरबी जब लोग भारत में आए तो उन्होंने सिंधु नदी के आधार पर भारत को हिंदू कहने लगे, भारतवासियों को हिंदू कहने लगे। तो वहां से हिंदू में जो विवाह होता था उसे हिंदू विवाह कहा जाने लगा। तो डॉक्टर के.एम. कपाड़िया ने हिंदू विवाह के 3 उद्देश्य बताए हैं। पहला बताया है धर्म, दूसरा बताया है प्रजा यानी कि संतान पालन या संतान प्रजनन, तीसरा है रति यानी कि यौन इच्छाएं। तो डॉक्टर के.एम. कपाड़िया ने हिंदू विवाह के 3 उद्देश्य बताए हैं, धर्म, प्रजा एवं रति। क्लियर है आपको? मेघा तिथि के अनुसार विवाह कन्या को स्त्री बनाने के लिए एक निश्चित क्रम से की जाने वाली अनेक विधियों से संपन्न होने वाला पाणी ग्रहण संस्कार है। हिंदू विवाह यौन संबंधों को प्राथमिकता न देकर धार्मिक कृत्यों को महत्व देता है। हिंदू विवाह संस्कार के रूप में हिंदू जीवन को स्थायित्व प्रदान करता है। इसलिए पी.एन. प्रभु ने हिंदू विवाह को एक धार्मिक संस्कार माना है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि पी.एन. प्रभु ने हिंदू विवाह को कौन सा संस्कार माना है या क्या माना है? तो उत्तर होगा आपका धार्मिक संस्कार। मेघा तिथि के अनुसार विवाह कन्या को स्त्री बनाने के लिए एक निश्चित रूप से क्रम से की जाने वाली अनेक विधियों से संपन्न होने वाला पाणी ग्रहण संस्कार है। ये मेघा तिथि की परिभाषा है। और डॉक्टर के.एम. कपाड़िया ने हिंदू विवाह के 3 उद्देश्य बताए हैं, धर्म, प्रजा और रति। अब हिंदू विवाह के उद्देश्य क्या होते हैं? हिंदू विवाह के 3 प्रमुख उद्देश्य हैं। कौन कौन से हैं? धर्म हिंदुओं में विवाह का सबसे प्रमुख उद्देश्य है। धर्म जो होता है वो हिंदुओं में विवाह का सबसे परम उद्देश्य है। धार्मिक कर्तव्य का पालन करना है। सभी धार्मिक कार्यों के निष्पादन के लिए पति एवं पत्नी का एक साथ भाग लेना आवश्यक होता है। प्रजा विवाह का दूसरा उद्देश्य पितृ ऋण चुकाना है। हिंदू धर्म के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को 3 प्रकार के ऋण चुकाने पड़ते हैं। पहला देव ऋण, दूसरा ऋषि ऋण और तीसरा है पितृ ऋण। तीसरा जो हिंदू विवाह का उद्देश्य है वो रति है। हिंदू विवाह का तीसरा उद्देश्य है रति या आनंद है। विवाह यौन संतुष्टि व काम वासना का भी साधन है। यद्यपि यौन संतुष्टि हिंदू विवाह का उद्देश्य माना गया है, परंतु फिर भी धार्मिक संस्कार होने के नाते इसे सबसे निम्न स्थान प्रदान किया गया है। अब बात करेंगे हम हिंदू विवाह के प्रकारों की। किसकी? हिंदू विवाह के प्रकारों की। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से आपसे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे, इसलिए बहुत ही बारीकी से इन चीज़ों का अध्ययन करिएगा। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अब बात करते हैं ब्रह्म विवाह की। इस विवाह में पिता अपनी पुत्री के लिए सुयोग्य वर तलाश कर विवाह करता है। दैव विवाह, इस विवाह में पिता अपनी पुत्र को उस पुरोहित को दान में देता है तथा जो निर्धारित यज्ञ को संपन्न करा देता था। क्या? दैव विवाह में क्या होता था? इस विवाह में पिता अपने पुत्र को उस पुरोहित को दान में देता था जो निर्धारित यज्ञ को संपन्न करा देता था।
आर्ष विवाह क्या होता है? जब विवाह के लिए इच्छुक ऋषि द्वारा कन्या के पिता को एक जोड़ा बैल और एक गाय दिया जाता है, तब विवाह संपन्न होता है। अब बात करते हैं प्रजापत्य विवाह की। इसमें कन्या के पिता द्वारा वर वधू को आशीर्वाद दिया जाता है। अब बात करते हैं असुर विवाह की। इसमें कन्या का पिता कन्या को मूल्य लेकर विवाह करता है। असुर विवाह में क्या होता है, कन्या का जो पिता होता है वो कन्या का एक मूल्य लेता है और फिर उसका विवाह करता है। गंधर्व विवाह क्या होता है, ये प्रेम विवाह है जो आजकल देखने को मिलता है। लड़का लड़की ने एक दूसरे को पसंद किया और शादी कर ली, ये गंधर्व विवाह होता है। इसके बाद आता है राक्षस विवाह। युद्ध में स्त्री का हरण करके जब उससे विवाह किया जाता है तो वह राक्षस विवाह कहलाता है। अगला विवाह है पैशाच विवाह। लड़की की सहमति के बिना बलपूर्वक कुकृत्य करने के बाद उससे विवाह करना पैशाच विवाह कहलाता है। क्या? लड़की की सहमति के बिना बलपूर्वक उसके साथ कुकृत्य किया और उसके बाद में उससे विवाह किया तो ऐसा विवाह पैशाच विवाह कहलाता है। तो हिंदू विवाह कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है ब्रह्म विवाह, दूसरा होता है दैव विवाह, तीसरा होता है आर्ष विवाह, चौथा होता है प्रजापत्य विवाह और पांचवा होता है असुर विवाह और छठा होता है गंधर्व विवाह और सातवां होता है राक्षस विवाह, आठवां होता है पैशाच विवाह। तो ये सभी हिंदू विवाह हैं। क्लियर है आपको? गंभीरता के साथ एक एक चीज को पढ़िए और समझिए। अब बात करेंगे मुस्लिम विवाह की, यानी कि मुस्लिम मैरिज की। इसमें क्या होता है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें आपको समझनी होंगी। क्लियर है आपको? तो मुस्लिम भी समाज में विवाह को एक समझौता माना गया है। क्या? मुस्लिम समाज में विवाह को एक समझौता माना गया है। प्राचीन अरब समाज में विवाह बहुत ही अव्यवस्थित था। स्त्रियां स्वतंत्र रूप से अपने लिए पति चुनती थीं और इस विवाह को बीना विवाह कहा जाता है। कपाड़िया ने इस्लाम में विवाह एक अनुबंध है जिसमें 2 साथियों के हस्ताक्षर होते हैं। इसे अनुबंध का प्रतिफल मेहर वधू को भेंट किया जाता है। तो कपाड़िया ने इस्लाम में कहा कि इस्लाम में जो विवाह है वो एक अनुबंध है, इसमें 2 साथियों के हस्ताक्षर होते हैं। इस अनुबंध का प्रतिफल मेहर वधू को भेंट किया जाता है। अमीर अली के अनुसार मुस्लिम विवाह एक संविदा है जिसमें ना तो पुरोहित की और ना ही किसी कर्मकांड की आवश्यकता होती है। अब बात करते हैं मुस्लिम विवाह के प्रकारों की। मुस्लिम विवाह के निम्न प्रकार हैं। पहला है निकाह। यह सबसे अधिक स्वीकृत तथा मान्यता प्राप्त विवाह है और यह विवाह पति पत्नी दोनों की स्वीकृति से होता है। यह शिया और सुन्नी दोनों समुदायों में प्रचलित है और इसकी प्रकृति स्थायी होती है। दूसरा आता है मुताह विवाह। इसमें क्या होता है, यह अस्थायी होता है। मुताह विवाह एक निश्चित समय तक ही होता है, समय पूरा होने पर इसे रद्द समझा जाता है। इसके द्वारा उत्पन्न संतान वैद्य और पिता की संपत्ति की अधिकारी होती है, लेकिन पत्नियों को किसी प्रकार का अधिकार नहीं होता है। जो मुताह विवाह है वो एक अस्थायी विवाह होता है। मुताह विवाह एक निश्चित समय तक के लिए होता है, समय पूरा होने पर इसे रद्द समझा जाता है। इसके द्वारा उत्पन्न संतान वैद्य और पिता की संपत्ति की अधिकारी होती हैं, लेकिन पत्नियों को किसी प्रकार का अधिकार नहीं होता है। भारत में भी कहीं कहीं पर यह देखने को मिलता है। कहा जाता है कि कुछ बाहरी देशों के मुस्लिम हैदराबाद जैसी जगहों पर आते हैं और वहाँ पर मुताह विवाह करते हैं, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, और फिर वो वापस लौट जाते हैं। अगला है फासिद विवाह। क्या? फासिद विवाह यह एक प्रकार का अनियमित विवाह होता है। निकाह में जब आवश्यक शर्तों की कमी होती है तब वह फासिद निकाह मान लिया जाता है। जैसे यदि कोई मुस्लिम युवक 5वीं स्त्री या किसी मूर्ति पूजक स्त्री या बिना गवाहों की स्थिति में विवाह कर ले तो ऐसे विवाह को फासिद विवाह कहते हैं। 5वीं स्त्री का अर्थ है 4 विवाह मुस्लिमों में मान्य है। अगर वो 5वां विवाह करता है या 5वीं स्त्री से विवाह करता है तो वो फासिद विवाह माना जाएगा। अब बात करते हैं मुस्लिम विवाह में मेहर की। मेहर मुस्लिम समाज में समझौते का एक स्थायी प्रतिफल है। निकाह का प्रस्ताव लड़के की ओर से जाता है
और लड़की इस प्रस्ताव को स्वेच्छा से अनुमति देती है। लड़की की स्वीकृति के प्रतिफल के रूप में लड़के की ओर से मेहर दिया जाता है। मेहर के प्रकार निम्नलिखित हैं। निश्चित मेहर। निश्चित मेहर वह होता है जो पति एवं पत्नी के मध्य तय होता है और वह राशि विवाह के पूर्व, विवाह के समय या कभी कभी विवाह के बाद भी दी जाती है। मेहर की राशि की मात्रा निश्चित नहीं होती है। यह पति की आर्थिक स्थिति तथा तय करने वालों की इच्छा पर निर्भर करती है। अब बात करते हैं उचित मेहर की। जब मेहर विवाह के समय तय नहीं होता तब अदालत पति पत्नी तथा उसकी पारिवारिक स्थिति देखकर तय करती है। इस महरुल मिस्ल भी कहा जाता है। इस समय अदालत ये देखती है कि उसकी अन्य बहनों को क्या मेहर मिला है। सत्वर मेहर। यह वह मेहर है जो सहवास से पूर्व पति को चुकाना पड़ता है। इसे मुरबजल कहा जाता है। स्थगित मेहर। जब मेहर विवाह के समय भुगतान न करके विवाह विच्छेद तथा भविष्य के लिए टाल दिया जाता है, उसको स्थगित मेहर कहते हैं। क्लियर है आपको? अब हम पढ़ेंगे मुस्लिम विवाह में तलाक के प्रकार। मुस्लिमों में जो विवाह होते हैं वहाँ पर तलाक भी देखने को मिलते हैं, तो उन तलाकों के प्रकार क्या हैं उसको अभी हम पढ़ने वाले हैं। इस्लाम में केवल पुरुष को ही तलाक का अधिकार प्राप्त है, जो कभी भी बिना कारण बताए तलाक दे सकता है। कम से कम दो साक्षियों के सामने तलाक शब्द का 3 बार उच्चारण करके तलाक लिया जा सकता है। लेकिन अब ये 3 तलाक पे इस पर एक साथ 3 बार उच्चारण करने वाले तलाक पर प्रतिबंध लग गया है। ये पहले होता था। इसके 7 प्रकार प्रचलन में हैं। मुसलमानों में तलाक अदालत एवं बिना अदालत के तथा लिखित एवं मौखिक दोनों तरीकों से हो सकता है। मौखिक तलाक, ये इसके 3 प्रकार हैं। तलाक ए अहसन। क्या? तलाक ए अहसन। यदि तुहर मासिक धर्म के समय एक बार तलाक की घोषणा पुरुष द्वारा की जाती है और उसके बाद इद्दत की अवधि तक पत्नी से यौन संबंध स्थापित नहीं किया जाता, तो ऐसी स्थिति में इसे तलाक मान लिया जाता है। इद्दत 4 महीने के 3 मासिक धर्म का समय है। अगर तलाक एक बार कह दिया और उस स्त्री को 3 मासिक धर्म आ गए, 4 महीने पूरे हो गए, तो उसे परमानेंट तलाक मान लिया जाता है। तलाक ए हसन। इसमें पति 3 तोहरों के बीच के समय में 3 बार तलाक शब्द कहता है। इसके बाद वह पत्नी से सहवास नहीं करता है। और तीसरा है तलाक उल बिद्दत। इसमें पति किसी भी मासिक धर्म के अवसर पर थोड़े थोड़े समय के बाद तलाक के 3 बार घोषणा करता है। इसके बाद इद्दत की अवधि समाप्त होने पर तलाक मान लिया जाता है। क्या? इसके बाद इद्दत की अवधि समाप्त होने पर तलाक मान लिया जाता है। तो इसको अभी बंद कर दिया गया है, जो एक साथ बोला जाता था, 3 बार तलाक एक साथ बोला जाता था। अब बात करते हैं इला की। यह तलाक का एक प्रथागत स्वरूप है। जब पति कसम खाकर 4 महीने या इससे अधिक समय तक पत्नी के साथ किसी प्रकार का वैवाहिक संबंध नहीं रखता है, यदि वह ऐसा करता है तो तलाक हो जाता है। खुला। इसमें पत्नी पति से तलाक के लिए प्रार्थना करती है। क्या? प्रार्थना करती है। पत्नी को अधिकार नहीं होता तलाक लेने का, वो पति की इच्छा होती है, वो तलाक देगा या नहीं देगा। मुबारत या मुबरत। अगर पति पत्नी आपसी रजामंदी से अलग होते हैं तो उसे मुबारत कहा जाता है। जीहर। जब पति अपनी पत्नी की तुलना ऐसे संबंधी से करे जिससे विवाह निषेध है, जैसे माँ बहन आदि। लियान। जब पति पत्नी पर व्यभिचार का आरोप लगाता है। तलाक उल तफवीज। यह भी पति पत्नी की रजामंदी से होने वाला तलाक है। अब बात करेंगे विवाह संबंधित महत्वपूर्ण अधिनियमों के बारे में। अभी आपने हिंदू विवाह के बारे में पढ़ा, मुस्लिम विवाह के बारे में पढ़ा। अब बात करेंगे विवाह संबंधित महत्वपूर्ण अधिनियमों के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से आपकी परीक्षा में प्रश्न आना ही तय है। तो वीडियो को अभी लाइक कर लीजिए और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखना है।
इतना मोटिवेशन आपके अंदर होना चाहिए स्वयं का कि वीडियो अंत तक देखें, जो काम शुरू किया है उसे पूरा करें। अब बात करेंगे हिंदू विवाह अधिनियम की। 1955 में हिंदुओं में विवाह की आवश्यक शर्तें निर्धारित की गई हैं, जो इस प्रकार है। यदि वधू ने 15 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है, तब यदि उसके कोई अभिभावक हों की अनुमति विवाह के लिए पर्याप्त करना जरूरी है। एक विवाह प्रथा को मान्यता, स्त्री पुरुष को समान रूप से विवाह विच्छेद का अधिकार, विवाह के समय किसी पक्ष की पति पत्नी जीवित नहीं होना चाहिए। यह हिंदू विवाह अधिनियम के आधार हैं। 1955 में हिंदुओं में विवाह की आवश्यक शर्तें निर्धारित की गई हैं, जो इस प्रकार है। यदि वधू ने 15 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है, तब यदि उसके कोई अभिभावक हो की अनुमति विवाह के लिए प्राप्त करना जरूरी है। लेकिन अभी इसमें संशोधन हो चुका है और ये वर्तमान विवाह की न्यूनतम आयु बढ़ चुकी है। विवाह की आयु में वर्ष 1976 में संशोधन कर वर की आयु 21 वर्ष और कन्या की आयु 18 वर्ष कर दी गई। इसको वर्ष 1978 में लागू किया गया है। वर्तमान में फिर से इसमें संशोधन किया जा चुका है और लड़के और लड़की की शादी में परिवर्तन किया गया है। अब बात करते हैं विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। 1856 के अंतर्गत सभी जातियों की विधवाओं को पुनः विवाह करने का अधिकार मिला। क्या? 1856 के अंतर्गत सभी जातियों की विधवाओं को पुनः विवाह करने का अधिकार मिला। मुस्लिम विवाह अधिनियम 1937 में स्त्रियों को संपत्ति संबंधी अधिकार दिए गए। क्या? स्त्रियों को संपत्ति संबंधी अधिकार दिए गए। 1939 के अधिनियम में तलाक का अधिकार भी दिया गया। अब बात करते हैं जनजाति विवाह की, यानी कि ट्राइब मैरिज की। जनजातियों में विवाह सामान्यतः एक वैध अनुबंध है, न कि धार्मिक संस्कार, और इसमें विवाह के अनेक रूप प्रचलित हैं। ऐसे विवाह निम्नलिखित हैं। पहला विवाह हम पढ़ेंगे परिवीक्षा विवाह। इसमें क्या होता है देखिएगा। इस प्रकार के विवाह में लड़के व लड़की को विवाह के पूर्व कुछ समय स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है। यदि दोनों का स्वभाव एक दूसरे के अनुरूप हो जाता है तो उनका विवाह करा दिया जाता है। यदि दोनों का स्वभाव प्रतिकूल पाया जाता है तो लड़का लड़की के पिता को हर्जाना देकर संबंध मुक्त हो जाता है। क्या? यह परिवीक्षा विवाह में पाया जाता है। अब बात करेंगे हम हरण विवाह की। किसकी? हरण विवाह की। इस प्रकार के विवाह में कन्या का अपहरण करके उसके साथ विवाह किया जाता है। मैक्सिलेन का मत है कि उद्विकासीय क्रम में विवाह का सर्वप्रथम तरीका हरण विवाह ही था। इस प्रकार का विवाह नागा, भील, गोंड, हो, मुंडा, खरिया, संथाल, बिरहोर, भूमिज, बिहार जनजातियों में पाया जाता है। अब बात करेंगे परीक्षा विवाह की। किसकी? परीक्षा विवाह की। इस प्रकार के विवाह में एक पुरुष के साहस और शौर्य की परीक्षा ली जाती है, जिसमें खरा उतरने पर उसका समूह की किसी एक कन्या से विवाह कर दिया जाता है। इस प्रकार का विवाह गुजरात की भील, खासी, लांबड़ा, कर्नाटक, कोमाचे जनजातियों में पाया जाता है। लेकिन आप एक चीज वर्तमान में देख सकते हैं कि जो सरकारी नौकरी का विवाह होता है वो वर्तमान का परीक्षा विवाह का स्वरूप मान सकते हैं कि सरकारी नौकरी की परीक्षा पास करके आओ तभी विवाह होगा। अब बात करेंगे क्रय विवाह या वधू मूल्य विवाह की। किसकी? क्रय विवाह या वधू मूल्य विवाह की। इस प्रकार के विवाह में वधू मूल्य चुकाना पड़ता है, यानी क्रय द्वारा वधू को प्राप्त किया जाता है। कई समाजों में यह मूल्य सिर्फ दिखावे के रूप में लिया जाता है, जो उससे अधिक धन तो दूल्हे को दहेज के रूप में दे दिया जाता है। भारत में लगभग सभी जनजातियों में वधू मूल्य प्रथा प्रचलित है। थारू तथा भील में तीर कमान देकर वधू को प्राप्त कर लेते हैं। क्लियर है आपको? तो इंपॉर्टेंट चीजें अभी आपने पूरी पढ़ ली हैं। अब अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे परिवार। यह भी काफी महत्वपूर्ण विषय है और आपकी परीक्षा में कई बार पूछा जाएगा। कई प्रश्नों में आपको ये देखने को मिल सकता है।
तो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से पढ़ना है आपको। तो सबसे पहले समझते हैं परिवार क्या है। फैमिली, परिवार को इंग्लिश में कहते हैं फैमिली। फैमिली लैटिन शब्द फैमुलस से बना है और यह फैमुलस शब्द एल्मर ने अपनी पुस्तक सोशियोलॉजी ऑफ फैमिली में प्रतिपादित किया। तो अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाए कि सोशियोलॉजी ऑफ फैमिली पुस्तक के लेखक कौन है, तो आपको बताना होगा एल्मर है। फैमिली शब्द रोमन भाषा के फैमिलिया से निकला है। फैमिली शब्द एक ऐसी समिति संस्था है जहां पर पति पत्नी एक निवास में बच्चों सहित या बच्चों रहित रहते हैं। मर्डॉक ने अपनी पुस्तक सोशल स्ट्रक्चर, तो अगर आपसे पूछा जाए सोशल स्ट्रक्चर किसकी पुस्तक है, तो आप क्या कहेंगे? मर्डॉक की है। 1949 में 250 समाजों का अध्ययन करके पाया कि कोई भी समाज ऐसा समाज नहीं है जिसमें परिवार रूपी संस्था अनुपस्थित रही हो। तो मर्डॉक ने कहा कि 250 समाजों का जब मैंने अध्ययन किया, तो उन्होंने पाया क्या कि कोई भी ऐसा समाज नहीं है जहां पर परिवार रूपी संस्था अनुपस्थित रही हो, यानी कि उपस्थित है। इसलिए इसकी महत्ता की चर्चा करते हुए मैकआवर एवं पेज ने कहा है कि संकट काल में व्यक्ति देश के लिए युद्ध करता है और शहीद हो जाता है, लेकिन परिवार के लिए तो वह जीवन पर्यंत परिश्रम करता है। क्लियर है आपको? तो अभी हम पढ़ेंगे परिवार की परिभाषाएं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा की दृष्टि से और आपसे परीक्षा में पूछी भी जा सकती हैं। परिवार की परिभाषाओं में सबसे पहले हम बात करेंगे कूले की परिभाषा की, कि कूले ने आखिर परिवार की परिभाषा के बारे में क्या कहा। कूले ने कहा कि परिवार को मानव स्वभाव की पोशिका तथा प्राथमिक पाठशाला कहा है। कूले ने परिवार को मानव स्वभाव की पोशिका तथा प्राथमिक पाठशाला कहा है। किसने? कूले ने। लूसी मेयर ने कहा कि परिवार का कानूनी आधार विवाह है। गिलबर्ट ने कहा कि साधारणतः परिवार में एक स्त्री और पुरुष का एक या एक से अधिक बच्चों के साथ स्थायी संबंध होता है। गिलबर्ट की परिभाषा में कहा गया कि जो परिवार होता है उसमें सामान्यतः एक स्त्री होती है और एक पुरुष होता है और उसके एक या एक से अधिक बच्चे होते हैं जिनके बीच परमानेंट रिलेशन होता है, यानी कि स्थायी संबंध होता है। इलियट एवं मैरिल ने कहा कि परिवार पति पत्नी एवं बच्चों से निर्मित एक जैविक सामाजिक इकाई है। बोगार्ट ने कहा कि पारिवारिक समूह प्रथम मानवीय पाठशाला है। मर्डॉक ने कहा कि परिवार एक सार्वभौमिक संस्था है। परिवार की विशेषताएं निम्नलिखित हैं: बच्चों का पालन पोषण, लालन पालन, सामाजिक नियंत्रण का प्रभावी साधन, सीमित आकार, परिवार समाज की मौलिक इकाई है, यह तो आपको पता ही होगा। दीर्घकालिक समूह होता है जो दीर्घकाल तक एक साथ रहता है और भावनात्मक लगाव भी होता है इनके बीच में, जो फैमिली के सदस्य होते हैं, जो परिवार के सदस्य होते हैं। अब हम बात करेंगे परिवार की उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में, और प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कांट ने परिवार को समाज की कोशिका कहा है। मैकआवर एवं पेज के अनुसार उत्पत्तियां सदैव आगम्य होती हैं, अर्थात मानव जब से पृथ्वी पर आया है तभी से परिवार भी अस्तित्व में आया। परिवार की उत्पत्ति के संबंध में समाजशास्त्रियों और मनोवैज्ञानिकों ने काफी मतभेद हैं, उन दोनों के बीच में काफी मतभेद हैं। परिवार की उत्पत्ति के संबंध में प्रतिपादित प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित हैं। पहला सिद्धांत है शास्त्रीय सिद्धांत। अब इसके बारे में क्या कहा गया है उससे पर चर्चा करेंगे। इस सिद्धांत के प्रतिपादक प्लेटो तथा अरस्तु हैं। यह सिद्धांत परिवार की उत्पत्ति में पुरुषों को महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान करता है। शास्त्रीय सिद्धांत के अनुसार, जिसके प्रतिपादक प्लेटो और अरस्तु हैं, कि पुरुषों की महत्वपूर्ण भूमिका है परिवार की उत्पत्ति में। इस सिद्धांत के अनुसार परिवार का आरंभिक रूप पितृसत्तात्मक था। इस सिद्धांत को 1861 में हेनरी मेन ने आगे बढ़ाया। अगला है यौन साम्यवाद का सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादक मॉर्गन, फ्रेजर, ब्रीफाल्ट तथा लुबोक हैं। इन लोगों की मान्यता थी कि प्रारंभ में किसी भी प्रकार की परिवार रूपी संस्था नहीं पाई जाती थी। यौन संबंधों पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं था। कोई भी पुरुष किसी भी स्त्री के साथ यौन संबंध स्थापित कर सकता था। यह यौन साम्यवाद का सिद्धांत है परिवार को लेकर।
अब बात करेंगे एक विभाई सिद्धांत की। इसका प्रतिपादन वेस्टरमार्क ने अपनी पुस्तक मानव विवाह का इतिहास में किया है। वेस्टरमार्क का कहना है कि परिवार में एक विवाह की प्रथा आदि परंपरा रही है और अन्य विवाह बहुपत्नी परिवार रोगों की भांति बाद में आए हैं। तो जो वेस्टरमार्क ने कहा कि परिवार जो मुख्यतः है वो एक विवाह की प्रथा शुरू से रही है, लेकिन अन्य विवाह जो बहुपत्नी विवाह होते हैं वो रोगों की भांति आए हैं बाद में। मातृसत्तात्मक सिद्धांत, इसका प्रतिपादन ब्रीफाल्ट ने अपनी पुस्तक द मदर्स में किया। तो ब्रीफाल्ट की पुस्तक कौन सी है? द मदर्स है। इस सिद्धांत के समर्थक टायलर एवं वैकोफन है। ठीक है, टायलर का मत है कि पहले परिवार मातृसत्तात्मक थे, फिर मातृसत्तात्मक में पितृसत्तात्मक का मिश्रण हुआ, फिर बाद में पितृसत्तात्मक व्यवस्था अस्तित्व में आई। अगला सिद्धांत है प्रगतिवादी सिद्धांत। इसके प्रतिपादक आगवर्न तथा वार्ड हैं। इस सिद्धांत के अनुसार परिवार का विकास एक सरल रेखा में हुआ। परिवार प्रगति करता है और प्रगति के बाद अपनी मूलावस्था में वापस नहीं लौटता। प्रगतिवादी सिद्धांत क्या होता है कि जो व्यक्ति आगे बढ़ गया है अब वो वापस लौटकर नहीं आएगा। इसके प्रतिपादक आगवर्न तथा वार्ड हैं। इस सिद्धांत के अनुसार परिवार का विकास एक सरल रेखा में हुआ। परिवार प्रगति करता है और प्रगति के बाद अपनी मूलावस्था में वापस नहीं लौटता है। एक अगला सिद्धांत है आर्थिक सिद्धांत। इसके प्रतिपादक राल्फ लिंटन है। ये अर्थ के बढ़ने के साथ साथ एक विभाग को मान्यता देते हैं। अगला है उद्विकासीय सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादक वैकोफन है, लेकिन मॉर्गन ने इस सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या की है। अब बात करेंगे मॉर्गन द्वारा परिवार के उद्विकासीय सिद्धांत का वर्गीकरण। देखिए, आपको हो सकता है लग रहा हो कि मैं जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूं, लेकिन अभी आपको सिर्फ सुनना है और अच्छे से समझना है। ये आपके रिवीजन की तरह ये पूरी क्लास है, और अगर आप अच्छे से सुनेंगे पूरा ध्यान लगाकर तो पूरा सिलेबस आपको बिल्कुल रट जाएगा और कहीं पर भी आपको दिक्कत नहीं होगी। मॉर्गन ने अपने परिवार के विकास को 5 स्तरों में दिया है। समरक्त विवाह, यह परिवार का प्रारंभिक रूप है जिसमें यौन स्वच्छंदता अर्थात समान स्थिति वाले व्यक्ति पिता पुत्री बहन भाई के बीच विवाह करने पर कोई प्रतिबंध नहीं था। समरक्त विवाह क्या है कि यह परिवार का प्रारंभिक रूप है जहां पर यौन स्वच्छंदता थी, यानी कि कोई भी किसी से यौन संबंध बना सकता था। समान स्थिति वाले व्यक्ति पिता पुत्री बहन भाई के बीच विवाह करने पर भी कोई प्रतिबंध नहीं था। समूह विवाह, मॉर्गन के अनुसार समूह विवाह का तात्पर्य ऐसे परिवार से है जिसमें सामूहिक विवाह का प्रचलन था, जिसमें एक परिवार के सभी भाइयों का विवाह दूसरे परिवार की सभी बहनों से होता था। इसमें प्रत्येक पुरुष सभी स्त्री का पति होता है और प्रत्येक स्त्री सभी पुरुषों की पत्नी होती है। यह विवाह ऑस्ट्रेलिया की माओरी, ब्राजील की काइगन तथा साइबेरिया की चुकजी जनजातियों में पाया जाता है। अगला है सिंडेस्मिन परिवार। इस परिवार में विवाह यद्यपि एक ही स्त्री के साथ होता था, लेकिन पुरुष परिवार की सभी विवाहित स्त्रियों के साथ यौन संबंध रख सकता था। अगला है पितृसत्तात्मक परिवार। इस अवस्था में परिवार पर पुरुष का आधिपत्य था। वह एक से अधिक पत्नियां रख सकता था। स्त्रियों की तुलना में इसका अधिकार अधिक था। अब बात करेंगे एक विवाहित परिवार की। मॉर्गन के अनुसार परिवार के विकास की अंतिम और आधुनिक अवस्था एक विवाहित परिवार है। इसमें एक पुरुष एक ही स्त्री से यौन संबंध रखता है। वर्तमान में इसे इस उद्विकासीय सिद्धांत का बहुत ही विरोध किया गया और विरोध करने वालों में वेस्टरमार्क, रिवर्स, N.W. टॉमस काली तथा स्टार्क हैं। लॉरेंस स्टोन ने ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के अनुसार परिवार को 3 चरणों से गुजारा है। एक है खुला वंशावली परिवार 16वीं सदी, दूसरा है प्रतिबंधित पितृसत्तात्मक परिवार 16 से 18वीं सदी और बंद घरेलू मूल परिवार 18वीं सदी से आज तक। अब बात करेंगे परिवार के प्रकारों की। क्या? परिवार के प्रकारों की, यह भी काफी महत्वपूर्ण है। मानव समाज के विकास के साथ ही परिवार के अनेक रूप अस्तित्व में आए। परिवार के ऐसे अनेक रूप को लिए स्थान की भौगोलिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक परिस्थितियां महत्वपूर्ण सिद्ध हुई। ऐसे विभिन्न परिवारों का वर्गीकरण इस प्रकार है। पहला है संख्या के आधार पर परिवार। क्या?
संख्या के आधार पर परिवार, केंद्रीय परिवार या नाभिक परिवार। ऐसे परिवार का रूप औद्योगिकीकरण समाज की प्रमुख विशेषता है। यह परिवार का छोटा रूप होता है जो एक पुरुष, स्त्री तथा उनके आश्रित बच्चों से मिलकर बना होता है। इस प्रकार के परिवार में रिश्तेदारों को शामिल नहीं किया जाता है। इसमें केवल अविवाहित बच्चे ही शामिल किए जाते हैं जो विवाह के पश्चात स्वयं का नाभिक परिवार बना लेते हैं। तो केंद्रीय परिवार या नाभिक परिवार की यह परिभाषा थी कि ऐसे परिवार का रूप औद्योगिकीकरण समाज की प्रमुख विशेषता है। जहां पर उद्योग है जिस समाज में, वहां की प्रमुख विशेषता है। यह परिवार का छोटा रूप होता है जहां एक पुरुष होती है, स्त्री होती है तथा उनके आश्रित बच्चों से मिलकर बनता है। क्लियर है आपको? अब बात करेंगे संयुक्त परिवार की। एक संयुक्त परिवार में 3 या 3 से अधिक पीढ़ियों के सदस्य एक साथ एक ही घर में रहते हैं। उनकी सामूहिक संपत्ति होती है। वे सामूहिक पूजा में भाग लेते हैं, एक ही रसोई का बना भोजन करते हैं। सभी सदस्य किसी ना किसी नातेदारी व्यवस्था से जुड़े होते हैं। अब बात करेंगे विस्तृत परिवार की। ऐसे परिवार में सभी रक्त संबंधी एवं कुछ अन्य संबंधी भी शामिल होते हैं। ऐसे परिवारों में संबंधों व रिश्तेदारों का सही ज्ञान नहीं हो पाता है। ऐसे परिवारों में सदस्यों की संख्या अधिक पाई जाती है। अब बात करेंगे निवास के आधार पर परिवारों के वर्गीकरण की। तो निवास के आधार पर परिवार के निम्न रूप पाए जाते हैं। कौन सा पहला है? पहला है पितृस्थानीय परिवार। जब विवाह के बाद पत्नी अपने पति एवं पति के माता पिता के साथ रहने लगती है तो इसे निर्मित परिवार को पितृस्थानीय परिवार कहा जाता है। दूसरा है मातृस्थानीय परिवार। जब विवाह के उपरांत पति पत्नी के साथ पत्नी के माता पिता के निवास स्थान पर रहने लगता है तो उसे मातृस्थानीय परिवार कहते हैं। तो पितृस्थानीय परिवार में जो पत्नी होती है वो पति के माता पिता के साथ रहती है। मातृस्थानीय परिवार में जो पति होता है वो पत्नी के माता पिता के साथ उसके घर में रहता है। अगला है नवस्थानीय परिवार। जब परिवार में पति पत्नी के विवाह के बाद ना पति के पक्ष के लोगों के साथ और ना ही पत्नी के पक्ष के लोगों के साथ रहते हैं तो ऐसा परिवार नवस्थानीय परिवार कहलाता है। आजकल जो नौकरी करने वाले होते हैं वो लोग आजकल इसी परिवार को अपनाते हैं कि शादी की और एक नई जगह पर जाकर रहने लगे। अगला है मातृपितृ स्थानीय परिवार। जब नवविवाहित दंपत्ति पति या पत्नी में से किसी एक के ही साथ रहने को बाध्य नहीं होते बल्कि किसी के भी साथ रहने की सहमत होते हैं तो ऐसा परिवार मातृपितृ स्थानीय परिवार कहलाता है। मामा स्थानीय परिवार। ऐसे परिवार में नवविवाहित दंपत्ति पति की माँ के भाई अर्थात मामा के परिवार में जाकर रहने लगता है। यह परिवार की व्यवस्था ट्रोबियांडा द्वीप समूह में प्रचलित है। अगला है द्विस्थानीय परिवार। ऐसे परिवार जहां विवाह के बाद पति पत्नी अपने अपने मूल परिवारों में ही रहते हैं। इसमें पति रात्रि में अपनी पत्नी के घर जाता है और दिन में वह अपने मूल परिवार में रहता है। अगला है परिवार का विभाजन अधिकार के आधार पर। परिवार में माता पिता के अधिकार के अनुसार परिवार को 2 भागों में बांटा जाता है। एक है पितृसत्तात्मक परिवार। ऐसे परिवार में परिवार की सत्ता या अधिकार पिता व पुरुषों के हाथ में होती है जो परिवार पर नियंत्रण रखते हैं। दूसरा है मातृसत्तात्मक परिवार। ऐसे परिवार में परिवार की सत्ता या अधिकार माता या स्त्री के हाथों में होती है, वही परिवार पर नियंत्रण रखती है। तो मातृसत्तात्मक परिवार में माता नियंत्रण रखती है और पितृसत्तात्मक परिवार में पिता नियंत्रण रखता है या बागडोर घर की पुरुषों के हाथ में होती है। अब बात करते हैं उत्तराधिकार के आधार पर परिवार के वर्गीकरण का। परिवार के संतानों को दिए जाने वाले अधिकार के रूप में निर्मित परिवार 2 भागों में बांटा जाता है। पहला है पितृमार्गी परिवार। इस प्रकार के परिवार में उत्तराधिकार के नियम पितृपक्ष के आधार पर निर्धारित होते हैं। दूसरा है मातृमार्गी परिवार। इस प्रकार के परिवार में उत्तराधिकार के नियम मातृपक्ष के आधार पर निर्धारित होते हैं। क्लियर है आपको? अब बात करेंगे वंश नाम के आधार पर परिवारों का वर्गीकरण। तो पहला है पितृवंशीय परिवार। ऐसे परिवारों में वंश परंपरा पिता के नाम से चलती है। हिंदुओं में परिवार की परंपरा पितृवंशीय पाई जाती है।
मातृवंशीय परिवार, ऐसे परिवार में वंश परंपरा मां के नाम से चलती है और मां से पुत्रियों को वंश नाम प्राप्त होता है। दूसरा है उभय भाई परिवार, ऐसे परिवार की वंश परंपरा वंशागुणत संबंध पर न होकर निकट के संबंधियों पर समान रूप से आधारित होती है। दूसरा है द्विनामी परिवार, ऐसे परिवार में एक व्यक्ति एक साथ अपने दादा और नानी से संबंध होता है। अगला है परिवार का वर्गीकरण विवाह के आधार पर। क्या? विवाह के आधार पर। तो पहला वर्गीकरण है एक विवाही परिवार। इसमें क्या होता है? इस प्रकार के परिवार में एक पुरुष व एक स्त्री शामिल होते हैं, जिसमें इनके साथ इनके अविवाहित बच्चे भी शामिल होते हैं। दूसरा है बहुविवाही परिवार, इस परिवार में एक साथ एक से अधिक जीवन साथी शामिल होते हैं। ऐसे परिवार के भी अनेक रूप पाए जाते हैं, जो निम्न है। पहला है बहुपत्निक परिवार, ऐसे परिवार में एक पुरुष एक या एक से अधिक स्त्रियों से विवाह कर सम्मिलित होते हैं, अर्थात इनकी समाज में स्वीकृति होती है। भारत में ऐसे परिवार नागा, बैगा तथा गोंड जनजातियों में पाए जाते हैं। बहुपति विवाह परिवार, ऐसे परिवार में एक समय में एक स्त्री एक से अधिक पुरुषों से विवाह करती है। यह भी मात्र बहुपतिक परिवार तथा अमात्र बहुपतिक परिवार के रूप में पाए जाते हैं। तिब्बत में बहुपति विवाह प्राचीन काल से प्रचलित है। अगला है समूह विवाही परिवार, जब कई भाई या कई पुरुष मिलकर स्त्रियों के एक समूह से विवाह करते हों तथा सभी पुरुष सभी स्त्रियों के समान रूप से पति हों, तो ऐसे परिवार को समूह विवाही परिवार कहा जाता है। क्लियर है आपको? तो कुछ इस प्रकार से परिवारों का वर्गीकरण था। अब बात करते हैं परिवार के कुछ अन्य रूप या स्वरूप। ये कौन कौन से हैं, उन पर बात कर लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है परिवार। हो सकता है आप थोड़ा बहुत बोर हो रहे हो, आपकी एनर्जी थोड़ी कम हो रही हो, आपको थोड़ा कम अच्छा लग रहा हो, थोड़ा कम मजा आ रहा हो, लेकिन आपको अपना लक्ष्य ध्यान में रखना है और उस फोकस के साथ आपको आगे पढ़ते रहना है। अब बात करेंगे परिवार के कुछ अन्य स्वरूप या रूप की। तो परिवार के अन्य स्वरूप निम्नलिखित हैं। पहला है जन्म मूलक परिवार, ऐसा परिवार जिसमें एक व्यक्ति जन्म लेता है और उसका पालन पोषण होता है, जन्म मूलक परिवार कहलाता है। दूसरा है ग्रामीण परिवार, ग्रामों में पाए जाने वाले परिवार ग्रामीण परिवार कहलाते हैं। भारत में ऐसे परिवार संयुक्त परिवार होते हैं जिसमें सजातीयता, परंपरा, धर्म की प्रधानता, रूढ़वादिता आदि पाई जाती है। तीसरा है नगरीय परिवार, नगरीय परिवार औद्योगिकीकरण की देन होते हैं, जो नाभिक प्रकार के परिवार होते हैं। अगला है प्रजनन मूलक परिवार, ऐसा परिवार जिनका निर्माण व्यक्ति विवाह के पश्चात स्वयं करता है। विवाह संबंधी परिवार, ऐसे परिवार में रक्त संबंधी सदस्य तथा विवाह संबंधी दोनों साथ साथ ही रहते हैं। समरक्त परिवार, ऐसे परिवार जिसमें परिवार के सभी सदस्य रक्त से संबंधित होते हैं, इसमें विवाह से संबंधित कोई सदस्य नहीं रहता है। अब परिवार का वर्गीकरण क्या है? स्थान के आधार पर पितृसत्तात्मक परिवार, मातृसत्तात्मक परिवार। सदस्यों की संख्या के आधार पर मूल या केंद्रीय परिवार। दूसरा है सकेंद्रीय परिवार, संयुक्त परिवार। तो संयुक्त परिवार तीन प्रकार का होता है, मिताक्षरा संयुक्त परिवार, दाएं भाग संयुक्त परिवार और तीसरा है विस्तृत परिवार। विवाह के आधार पर एक विवाह परिवार, बहुविवाही परिवार, बहुपति विवाह परिवार। बहुपति विवाह में भ्रातृक बहुपति विवाही परिवार और दूसरा है अभ्रातृक बहुपति विवाह परिवार और दूसरा है इसमें बहुपत्नी विवाह परिवार। ओडिशा की खरिया तथा मध्य प्रदेश की भील जनजाति में परिवार होता है, वो पितृसत्तात्मक होता है। खासी, गारो, नायर, इरूला, कादर एवं पुलायन जनजातियों में परिवार मातृसत्तात्मक होता है। ऐसा परिवार जिसमें कई पीढ़ी के लोग एक साथ एक छत के नीचे रहते हैं, संयुक्त परिवार कहलाता है। मिताक्षरा संयुक्त परिवार के प्रणेता हैं विज्ञानेश्वर। दाएं भाग संयुक्त परिवार सामान्यतः पाया जाता है असम व पश्चिम बंगाल में। परिवार की उत्पत्ति के सिद्धांत, यौन साम्यवाद का सिद्धांत किसने दिया है? ब्रिफाल्ट, फ्रेजर और मार्गन ने। मातृसत्तात्मक सिद्धांत दिया है ब्रिफाल्ट ने। पितृसत्तात्मक सिद्धांत दिया है प्लेटो, अरस्तु, हेनरी मेन ने। एक विवाही सिद्धांत दिया है वेस्टरमार्क ने, मेलिनोवस्की ने। और उद्विकासी सिद्धांत दिया है मार्गन, मैक्लिनन और वेकोफन ने। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, मैं इसको साफ किए देता हूं ताकि आप इसको नोट कर लें कहीं पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहां से आपको एक प्रश्न अपनी परीक्षा में देखने को मिल सकता है।
अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु और बचे हैं, उनको देख लेते हैं, फिर ये आपका परिवार पूरा कंप्लीट हो जाएगा। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 अनुमति देता है एक पति व एक पत्नी के बीच के विवाह को। एक पुरुष कई औरतों या एक औरत से कई पुरुषों से यौन संबंध रख सकती है बहुविवाही परिवार में। लिंटन ने संबंधन के आधार पर परिवार के दो भेद बताए हैं, विवाह संबंधी परिवार और रक्त संबंधी परिवार। W.L. बार्नर ने परिवार के दो भागों में विभाजित किया है, एक जन्म मूलक परिवार, दूसरा है प्रजनन मूलक परिवार। परिवार के कार्य क्या हैं, अब उनको देख लेते हैं। परिवार के जैविकीय कार्य क्या हैं? यौन संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति, संतान उत्पत्ति का कार्य, प्रजाति का विकास। परिवार के मनोवैज्ञानिक कार्य क्या हैं? श्रम विभाजन, संपत्ति का प्रबंधन, आय का प्रबंधन और उत्तराधिकार। परिवार की शारीरिक सुरक्षा के कार्य क्या हैं? बच्चों का पालन पोषण, भोजन, निवास एवं वस्त्र की व्यवस्था, सदस्यों की शारीरिक रक्षा। परिवार के सामाजिक कार्य क्या हैं? परिवार सदस्यों का समाजीकरण करता है, परिवार सदस्यों पर आवश्यक नियंत्रण रखता है, परिवार सदस्यों को एक निश्चित स्थिति प्रदान करता है और परिवार सदस्यों को भविष्य के निर्णय लेने में सहायता देता है। परिवार के धार्मिक कार्य, परिवार के राजनीतिक कार्य और परिवार के सांस्कृतिक कार्य और परिवार के शैक्षिक कार्य, ये सभी कार्य परिवार के होते हैं। देखिए, अब आप जो पढ़ने वाले हैं वो है जनजातीय एवं लैंगिक असमानता। क्या जातीय, देखिए अब आप जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है जातीय एवं लैंगिक असमानता, इनइक्वालिटी ऑफ कास्ट एंड जेंडर। तो देखिए यहाँ पर अभी आपको छोटा दिख रहा होगा, लेकिन अभी आपको पूरा जूम करके दिखाया जाएगा। अभी सुन लीजिए आप। जातिगत असमानता भारत जैसे देश में एक ज्वलंत समस्या है और ये जातिवाद के रूप में पाई जाती है। जातिवाद के आधार पर समाज के विभिन्न वर्गों के बीच एक सामाजिक दूरी पाई जाती है तथा लोगों को असमान तरीकों के समाज में स्थान मिलता है। तो जातिगत असमानता भारत जैसे देश में एक ज्वलंत समस्या है और ये जातिवाद के रूप में पाई जाती है। जातिवाद के आधार पर समाज के विभिन्न वर्गों के बीच एक सामाजिक दूरी पाई जाती है तथा लोगों को असमान तरीकों से समाज में स्थान मिलता है। क्लियर है आपको? तो अब बात करेंगे हम जातिवाद की। तो अब हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं जातिवाद। ये भी आपके सिलेबस में काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है और यहाँ से आपसे कई प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इस टॉपिक को गंभीरता के साथ देखिएगा कि क्या है। साधारण शब्दों में जाति के प्रति निष्ठा का भाव ही जातिवाद है। अगर आप अपनी जाति के ऊपर गर्व करते हैं, अपनी जाति की बात करते हैं, अपने जाति के लोगों के प्रति निष्ठा दिखाते हैं, तो ये सब जातिवाद के अंतर आता है। जातिवाद जाति के प्रति बढ़ती हुई जागरूकता की देन है। यह अपनी जाति के उद्देश्य के सम्मुख अन्य जातियों के हितों की अवहेलना तथा अपनी जाति के प्रति अंध आस्था को प्रेरित करती है। भारतीय समाज में शुरू से ही अपनी जाति समूह के प्रति वफादारी तथा शक्ति की भावना प्रबल रही है। तो अपनी जात की बात करना, अपनी जात के बारे में सिर्फ विचार करना, ये सब किसके अंतर्गत आता है? जातिवाद के अंतर आता है। कालेलकर के अनुसार जातिवाद अत्यधिक अंध और सर्वोच्च समूह भक्ति है, जिसमें सामान्य सामाजिक मान्यताएं जैसे न्याय, उचितता, समानता तथा सार्वभौमिकता व भ्रातृत्व की उपेक्षा की जाती है। नर्मदेश्वर प्रसार के अनुसार जातिवाद राजनीति में रूपांतरित जाति के प्रति निष्ठा है। क्या है? जातिवाद राजनीति में रूपांतरित जाति के प्रति निष्ठा है। अब जातिवाद के विकास के कारण क्या क्या है, उन पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, इसको ध्यान से देखिएगा और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो विवाह संबंधी निषेध होता है। तो अंतर्विवाही समूह होने के कारण प्रत्येक जाति
अपने सदस्यों को अपनी ही जाति में विभाग करने के लिए बाध्य करती है। इस प्रकार यह जातिवाद को बढ़ाने में सहायक है। खान पान एवं सामाजिक सहवास आदि पर प्रतिबंध। प्रत्येक जाति अपने सदस्यों पर खान पान सहवास पर प्रतिबंध लगाती है, जिससे जातिवाद पनपता है। लेकिन अब औद्योगिक युग है, यहाँ पर जातिवाद उतना आपको नहीं दिखाई देना पड़ेगा। कोई भी किसी जाति का होटल खोलता है, कोई भी कहीं पर भी खाना खाता है, कोई भी साथ में नौकरी करता है और साथ में ही एक ही टेबल पर बैठकर खाता है। औद्योगिकरण जब होता है तो समाज में जातिवाद काफ़ी हद तक समाप्त होने लगता है। सामान्य रीति रिवाज, पूर्वज एवं व्यवसाय। तो जाति से संबंधित रिवाज, पूर्वजों की मान्यता तथा व्यवस्था पर प्रतिबंध भी जातिवाद को बढ़ाने में सहायक है। अब बात करते हैं नगरीकरण एवं आवागमन के साधन। नगरीकरण एवं आवागमन के साधनों के कारण एक क्षेत्र की जाति के लोग दूसरे क्षेत्रों की जातियों में संपर्क बनाकर जातीय पंचायतें कर रहे हैं। जातीय सम्मेलन आदि की शुरुआत। ब्राह्मण सम्मेलन, क्षत्रिय महासभा, वैश्य सम्मेलन जैसे सम्मेलनों का आयोजन भी जातिवाद को कम न करके बढ़ा रहा है। तो इस तरह के समूह भी आपको देखने को मिलेंगे जो जातिवाद को बढ़ाते हैं। अब बात करेंगे जातिवाद के परिणाम की कि आखिर जातिवाद के परिणाम क्या होते हैं। जातिवाद राष्ट्रीय एकीकरण में बाधक है। जातिवाद प्रजातंत्र के लिए खतरा बन सकता है। तो जो लोकतंत्र है उसमें जातिवाद बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। भारत में आप देखते होंगे चुनाव से पहले जाति के जहर इतना घोला जाता है कि जातियों के बीच में संघर्ष पैदा हो सकता है और वहां पर युद्ध, अशांति, दंगे जैसे माहौल उत्पन्न हो जाते हैं। जाति के नाम पर लोग एक दूसरे को मारने काटने पर उतारू हो जाते हैं और ये सब ज्यादातर चुनाव के समय देखने को मिलता है। यह नैतिक पतन तथा भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है। जातिवाद औद्योगिक कुशलता के लिए बाधक है। यह सामाजिक समरसता को कम करता है। यह देश को प्रगति में बाधक है। जो देश की प्रगति में जातिवाद बहुत ही ज्यादा बाधक सिद्ध होता है। निराकरण हेतु सुझाव। क्या? निराकरण हेतु सुझाव। तो जातिवाद के निराकरण का सुझाव क्या है? अंतर जातीय विवाहों को प्रोत्साहन देकर जातीय असमानता को कम किया जा सकता है। लेकिन फिर भी वहां पर भी दूसरी जाति में कोई गया तो उस जाति की भावना उसके अंदर बहुत ही मजबूत हो जाती है। लेकिन काफ़ी हद तक देखा गया है कि अंतरजातीय जहां पर विवाह होता है वहां पर जातिवाद काफ़ी हद तक कम हो चुका होता है। लेकिन इसके लिए भी एक स्वच्छ और स्वस्थ दिमाग की आवश्यकता है, जहां पर सोच और विचार बहुत ही खुले दिल के हों, अन्यथा वहां पर भी समस्याएं आ जाती हैं। जाति पर आधारित संस्थाओं को खड़ा करने पर पूर्णतया प्रतिबंध होना चाहिए। तो जितने भी जाति पर आधारित संगठन बनते हैं उन पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। निम्न जातियों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाकर उच्च जातियों के बराबर लाकर भी जातीय असमानता को कम किया जा सकता है। उचित शिक्षा प्रणाली और जागरूकता के द्वारा भी इसमें कमी लाई जा सकती है। जातिवाद के विरुद्ध सामाजिक विधान बनाकर जातिवाद फैलाने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए। औद्योगिकीकरण को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। इससे लोगों के जीवन स्तर में सुधार तथा विस्तृत दृष्टिकोण भी जाति की असमानता को कम कर सकता है। इन सब उपायों के अतिरिक्त भारत में आरक्षण की व्यवस्था भी जातीय समता की ओर एक अनूठा प्रयास है। इसके द्वारा निम्न जातियां भी मुख्य धारा में लाई जा रही हैं तथा उन्हें भी सरकार में भागीदारी मिल रही है। इससे भारत में असमानता कम हो रही है। क्लियर है आपको? तो ये चीजें आपको पूरी बारीकी से समझनी होंगी। अब बात करेंगे हम लिंग संबंधी असमानता की। किसकी बात करेंगे? लिंग संबंधी असमानता की। ये क्या है? वर्तमान समय में लिंग असमानता संबंधी अध्ययन किसी एक राष्ट्र की सीमाओं के अंतर्गत उत्पन्न होने वाली समस्याओं का विषय नहीं रहा है, वरन वह एक अंतर्राष्ट्रीय विषय हो चुका है। इस विषय इस तथ्य पर बल देता है कि स्त्री और पुरुष के मध्य कई प्रकार की असमानता के कारण सामाजिक रूप में भी इस असमानता को अभिव्यक्ति मिली है। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग एक जैविकीय तथ्य है
यदि इस तथ्य के साथ किसी प्रकार की असमानता जोड़ दी जाती है तो उसे लैंगिक असमानता कहा जाता है। क्लियर है आपको? तो अब बात करते हैं, तो लिंग शब्द का प्रयोग पुरुष तथा स्त्रियों के गुणों के कुलक तथा उनके समाज द्वारा उनसे अपेक्षित व्यवहारों के लिए किया जाता है। किसी भी व्यक्ति की सामाजिक पहचान इसी अपेक्षा पर होती है। ये अपेक्षा इस विचार पर आधारित है कि गुण, व्यवहार, लक्षण, आवश्यकताएं तथा भूमिकाएं पुरुषों के लिए प्राकृतिक हैं, जबकि अन्य स्त्रियों के लिए नहीं। प्रत्येक समाज में पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग के रूप में उनकी लैंगिक पहचान तथा सामाजिक भूमिकाएं सामाजिकरण के माध्यम से निश्चित की जाती हैं। तो जो प्रत्येक समाज है वहाँ पर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के रूप में उनकी लैंगिक पहचान होती है और उनकी सामाजिक भूमिकाएं सामाजिकरण के माध्यम से निश्चित कर दी जाती हैं कि आपको ये करना है और आपको ये नहीं करना है। ऐसा हमें देखने को मिलता है। तो प्रत्येक समाज में ऐसे उदाहरण हैं जहां स्त्रियों को निम्न स्थान मिला है। कैसा स्थान मिला है? निम्न। फलस्वरूप पितृसत्तात्मक समाज का जन्म हुआ तथा स्त्रियों को हीन समझा गया। यही लिंग असमानता है। तो जहां पर वर्तमान में लिंग असमानता ज़्यादातर स्त्रियों के साथ देखने को मिलती है कि उन्हें पुरुषों से नीचा माना जाता है और उनके साथ कई बार लिंग के आधार पर दुर्व्यवहार किए जाते हैं। एक तो वो शारीरिक रूप से कमज़ोर भी होती हैं और दूसरा कहीं आर्थिक रूप से कमज़ोर हो गई तो ये उनके लिए काफ़ी दुखद स्थिति उत्पन्न कर सकती है। लिंग असमानता के प्रकार कौन कौन से हैं, अब उन पर चर्चा करेंगे। मर्त्यता असमता। विश्व के अनेक क्षेत्रों में स्त्रियों व पुरुषों में असमता का एक बर्बर प्रकार स्त्रियों की उच्च मर्त्यता दर में परिलक्षित होता है। प्रासूतिक असमता। गर्भ में ही बच्चों का लिंग जानकर गर्भपात करा दिया जाता है। यह उच्च तकनीकी असमता है। मौलिक सुविधा असमता। मौलिक सुविधाओं की दृष्टि से भी अनेक देशों में पुरुषों एवं स्त्रियों में असमानता पाई जाती है, यह असमता पाई जाती है। कई इस्लामिक राष्ट्र ऐसे हैं जहां पर महिलाओं के पास बहुत ही नाम मात्र के अधिकार हैं। उन्हें ना तो वोट देने का अधिकार है, ना ड्राइविंग लाइसेंस पाने का अधिकार है, ना अकेले बाहर घूमने का अधिकार है। कई उनके अधिकारों पर प्रतिबंध लग जाता है जो मौलिक सुविधाओं से जुड़ी हुई होती हैं। अब बात करते हैं विशेष अवसर पर असमता का। उच्च शिक्षा तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण में असमता। व्यावसायिक असमता। विभिन्न व्यवसायों में स्त्रियों का कार्य की मनाही व्यावसायिक असमता है। घरेलू असमता। घर में भी स्त्री पुरुष के मध्य कार्यों का असमान वितरण पाया जाता है। अब बात करेंगे भारत में लैंगिक असमानता की कि भारत में किस प्रकार लैंगिक असमानता पाई जाती है। भारत एक पुरुष प्रधान देश है। भारत में स्त्रियों और पुरुषों में लैंगिक असमानता निम्न रूपों में देखी जा सकती है। बात करेंगे लिंग भेदभाव की। प्रत्येक पितृसत्तात्मक परिवार का यह सामान्य लक्षण है कि वहाँ पुरुषों की प्रधानता होती है और स्त्री का अवमूल्यन होता है। भारतीय समाज में इसका रूप अत्यंत कठोर है। लड़की का जन्म ही अपने आप में अभिशाप है। पुत्र मुक्तिदाता, बुढ़ापे का सहारा और घर की पूंजी है, जबकि पुत्री का जन्म एक दायित्व और कर्जा है। इसलिए जन्म से ही भेदभाव शुरू हो जाता है। स्त्री को पराया धन माना जाता है, इसलिए उसके ऊपर ज़्यादा व्यय करना ठीक नहीं माना जाता। पुरुषों पर अधिक ध्यान दिया जाता है, स्त्रियों को निम्न दर्जे का समझा जाता है। तो ये आर्थिक असमानता देखने को मिलती है। भारत स्त्रियों के साथ असमानता मिलने देखने को मिलती है लिंग भेदभाव के रूप में।
अब बात करेंगे शिक्षा में असमानता की। तो स्त्रियों की शिक्षा में असमानता है। परंपरागत समाज में स्त्रियों को कार्य क्षेत्र, घर की चहर दीवारी तक ही माना जाता था। तो जो पहले का जो समय था उसमें जो स्त्रियों का कार्य क्षेत्र घर की चहर दीवारी तक ही सीमित माना जाता था, इसलिए उन्हें अधिक शिक्षा की आवश्यकता नहीं थी। यह भी एक असमानता थी कि पुरुषों को शिक्षा में बढ़ावा तथा स्त्री पर समुचित ध्यान नहीं दिया जाता था। स्त्री शिक्षा से संबंधित प्रमुख समस्या यह है कि प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तर पर स्त्रियों के बीच पढ़ाई छोड़ने की दर ऊंची है। गरीब माँ बाप लड़कियों को आगे पढ़ा नहीं पाते। दूसरी बात यह है कि परंपरागत रूप में लड़कियों पर पढ़ाई का खर्चा अपव्यय समझा जाता है, लेकिन अभी वर्तमान में स्थिति काफ़ी बदल चुकी है। ये काफ़ी पुरानी बात है, आज से 10 साल पहले बात करेंगे, 15-20 साल पहले बात करेंगे तो ये सोच काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन वर्तमान में अभी परिस्थितियाँ काफ़ी हद तक बदल चुकी हैं। लेकिन ग्रामीण इलाकों में अभी भी काफ़ी हद तक ये सिचुएशन देखने को मिल सकती है, क्योंकि अंततः उसका विवाह हो जाता है। तीसरे आने जाने की समस्या, सुरक्षा की समस्या, अंतिम उनकी शिक्षा का पाठ्यक्रम भी वास्तविकता से दूर रहा है। रोजगार में असमानता, रोजगार में भी लिंग असमानता पाई जाती है। कृषि क्षेत्र में 80% स्त्रियां काम कर रही हैं। स्त्री को पुरुष की अपेक्षा कम मजदूरी मिलती है। घरेलू उद्योगों में ना तो रोजगार में सुरक्षा है और ना ही अच्छी मजदूरी, शोषण का भी खतरा बना रहता है। संगठित उद्योगों में स्त्री निम्न स्तरों पर कार्य कर रही हैं। वृत्ति समूहों की दृष्टि से सर्वाधिक स्त्रियां शिक्षण में हैं। चिकित्सा तथा नर्सिंग में भी प्रवेश कर चुकी हैं। स्त्रियों के साथ यह समस्या है कि वे पुरुषों के साथ कार्य करने की मानसिकता नहीं बना पाई हैं, जिसका कारण लिंग असमानता है। अब बात करेंगे स्वास्थ्य एवं पोषण सुविधाओं में असमानता की। स्त्रियों में अस्वास्थ्य और कुपोषण की भी भारी समस्या है। बचपन से ही लड़कियों को वह पोषक पदार्थ नहीं दिए जाते जो लड़कों को दिए जाते हैं। वे स्वयं ही अपने शरीर की रक्षा और स्वास्थ्य पर कम ध्यान देती हैं। असंगठित क्षेत्रों में स्त्रियों के स्वास्थ्य पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। स्वास्थ्य के प्रति सजगता में काफ़ी कमी है। अब बात करेंगे यौन शोषण तथा यौन उत्पीड़न की। यह कई रूपों में दिखाई पड़ता है। वेश्यावृत्ति, देवदासी, अश्लील साहित्य, विज्ञापन, चलचित्र, अश्लीलता और छेड़छाड़। दहेज द्वारा उत्पीड़न। भारतीय समाज में लिंग असमानता स्त्रियों के दहेज द्वारा उत्पीड़न में दिखती है। भारतीय समाज में दहेज प्रथा एक विकराल समस्या है। प्रायः दहेज के लिए स्त्रियों का उत्पीड़न किया जाता है। तलाक द्वारा उत्पीड़न। तलाक पुरुष की अपेक्षा स्त्रियों के लिए भयानक और कष्टकारी हो जाता है। अदालत की लंबी प्रक्रिया, बच्चों का प्रश्न, स्वयं के जीवन निर्वाह का प्रश्न, सामाजिक अपृष्ठा और निंदा का सामना, यह सब स्त्रियों को भुगतना पड़ता है। महिला के प्रति हिंसा। तो महिलाओं के प्रति भारत में हिंसा भी काफ़ी देखने को मिलती है। घर के अंदर हिंसा तथा घर के बाहर हिंसा। स्त्री को घर के अंदर मारा पीटा जाता है तथा उसे चुपचाप यह सब कुछ सहना पड़ता है। घर के बाहर भी उस अपमान मिलता है। जगह जगह छीटाकाशी, छेड़छाड़, बलात्कार आदि घटनाएं होती रहती हैं। आपको अखबारों में ऐसी कई खबरें हर रोज मिल जाएंगी जहां पर महिलाओं के साथ हिंसा देखने को मिलती है। इस समाज को इससे आगे आने में अभी काफ़ी समय लगेगा। तब तक समाज इसी तरीके से धीरे धीरे चलता रहेगा जब तक स्त्रियां आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं हो जाएंगी। आर्थिक रूप से स्त्रियां जब आत्मनिर्भर हो जाती हैं तो उनके साथ हिंसा होने की संभावना काफ़ी हद तक कम हो जाती है। स्त्री हत्या। आज भ्रूण हत्याओं में वृद्धि हुई है, क्योंकि जन्म से पहले यह पता चल जाता है कि गर्भ में लड़का है या लड़की। यदि लड़की है तो गर्भपात करा देते हैं। कई बार जन्म के बाद भी लड़कियों को मार डाला जाता है। तो जो ये लिखा गया है किताब में, ये आज से 10 से 15 साल पहले की कहानी है, लेकिन पिछले 5 से 7 साल में भ्रूण हत्या पर भारत में काफ़ी ज़्यादा लगाम लग गई है। अब वर्तमान समय में लड़कियों की संख्या पुरुषों से ज़्यादा है। जो स्त्री और पुरुष का अनुपात है, लिंगानुपात है, जो नया लिंगानुपात है वो ज़्यादा है स्त्रियों की संख्या। तो अब समस्या काफ़ी हद तक सॉल्व कर ली गई है।
जो थोड़ी बहुत 1-2% कहीं पर बची होगी, धीरे धीरे वो भी सुलझाई जा सकती है और मुझे पूरी उम्मीद है कि सुलझ जाएगी। लैंगिक असमानता को कम करने के उपाय। स्त्री संगठनों की सहभागिता व सलाह से स्त्री संबंधी एक भारतीय स्त्री अधिनियम पारित हो, जो विवाह, उत्तराधिकार, संपत्ति, यौन संतानोत्पत्ति पर स्पष्ट आदेश प्रदान करे। स्त्री शिक्षा को न केवल अनिवार्य किया जाए, वरन निर्धन परिवार की कन्याओं को छात्रवृत्ति भी दी जाए। इसमें स्त्रियों में शिक्षा का प्रसार होगा। स्त्रियों को अधिक से अधिक रोजगार के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इसके लिए सरकार को आरक्षण व सुरक्षात्मक भेदभाव की नीति अपनानी चाहिए। प्रत्येक स्त्री को मातृत्व का मौलिक अधिकार मिले, चाहे वह विवाहित दायरे में हो या उससे बाहर। यह उसका प्राकृतिक अधिकार है, इसे संवैधानिक किया जाना चाहिए। स्त्रियों को स्थानीय स्तर पर अपने संगठन बनाने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो जो लिंग असमानता है उसको दूर करने के लिए कुछ ये महत्वपूर्ण उपाय थे, जिन पर अगर ध्यान दिया जाएगा तो लिंग असमानता को, जो लैंगिक भेदभाव है, उसे काफ़ी हद तक निपटाया जा सकता है और उसको सुलझाया जा सकता है। तो चलिए अब बात करते हैं लिंग समानता की। अभी आपने असमानता के बारे में पढ़ा, जो लैंगिक असमानता है। अब बात करते हैं लिंग समानता की। तो लैंगिक समानता महिलाओं और पुरुषों के प्रति निष्पक्ष होने की प्रक्रिया है। समानता एक जागरूक और सुरक्षित समाज की वह नींव है जिस पर विकास रूपी इमारत बनाई जा सकती है। लैंगिक समानता का अर्थ यह नहीं है कि समाज का प्रत्येक व्यक्ति एक लिंग का हो, अपितु लैंगिक समानता का अर्थ है समाज में महिला तथा पुरुष के समान अधिकार, दायित्व तथा रोजगार के अवसर प्राप्त हों। तो आप समझ रहे होंगे, लैंगिक समानता का अर्थ ये नहीं कि सभी का लिंग एक जैसा कर दिया जाए, बल्कि अर्थ ये है कि समान अवसर हों, समान अधिकार हों और समान दायित्व हों। सतत विकास लक्ष्य 5 के अंतर्गत लैंगिक समानता के विषय को शामिल किया गया है। महिला और पुरुष समाज के मूल आधार हैं। हमारे समाज के विकास के लिए लैंगिक समानता अति आवश्यक है। पुरुषों और महिलाओं के बीच संबंध चाहे परिवार में, कार्यस्थल या सार्वजनिक क्षेत्र में हो, महिलाओं और पुरुषों के लिए उपयुक्त प्रतिभा, विशेषताओं और व्यवहार की समझ को भी दर्शाते हैं। लिंग यानी कि जेंडर सामाजिक और सांस्कृतिक होता है, जबकि सेक्स जैविक विशेषता है। लैंगिक समानता के लिए सामाजिक रूप से मूल्यवान वस्तुओं, अवसरों, संसाधनों तक महिला एवं पुरुष के लिए समान पहुंच होना चाहिए। जहां लैंगिक असमानता होती है, वहां महिलाओं को निर्णय लेने और आर्थिक सामाजिक संसाधनों तक पहुंच से वंचित किया जाता है। लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए महिलाओं का सशक्तिकरण आवश्यक है। जेंडर मेनस्ट्रीमिंग नीतियों, कार्यक्रमों और परियोजनाओं के विश्लेषण, निर्माण और निगरानी में जेंडर सरोकारों की एकीकृत करने की एक रणनीति है। लिंग को मुख्य धारा में लाने का उद्देश्य जनसंख्या और विकास गतिविधियों में लैंगिक समानता और महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। तो ये चीज़ें आप समझ रहे होंगे कि किस तरह से लैंगिक समानता लाई जानी चाहिए और कितनी आवश्यक है। लैंगिक असमानता का तात्पर्य लैंगिक आधार पर महिलाओं के साथ भेदभाव से है। परंपरागत रूप से महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा कमजोर वर्ग के रूप में देखा जाता है। महिलाएं घर और समाज दोनों जगहों पर शोषण, अपमान और भेदभाव से पीड़ित हो जाती हैं। क्लियर आपको? तो इन चीज़ों को ध्यान में रखकर रणनीतियां बनानी होंगी हमें, जिससे महिलाओं का कल्याण हो सके। अब बात करेंगे लैंगिक असमानता के क्षेत्रों के बारे में। क्या लैंगिक असमानता के क्षेत्रों के बारे में? तो जो सामाजिक क्षेत्र में क्या क्या आता है, केवल घरेलू कार्य तक सीमित, घरेलू निर्णयों में कोई भूमिका नहीं। तो जो महिलाएं केवल घरेलू कार्यों तक सीमित रहती हैं, कपड़ा धोना, बर्तन धोना, खाना बनाना, लेकिन घरेलू जो निर्णय हैं उनमें उनकी कोई भूमिका या भागीदारी नहीं होती है, तो वो सामाजिक क्षेत्र है जहां पर लैंगिक असमानता देखने को मिलती है। अब बात करेंगे आर्थिक क्षेत्र की। पारिश्रमिक में अंतर, रोजगार के कम अवसर, केवल शिक्षा और स्वास्थ्य तथा आतिथ्य
के उपयुक्त, तो ये आर्थिक क्षेत्र में होता है। राजनीतिक क्षेत्र में राजनीतिक दलों में न्यूनतम भागीदारी लोकसभा में 14.36% है, जबकि विधानसभा में केवल 5% है। अगर राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं लैंगिक असमानता भी कम होगी। वैज्ञानिक क्षेत्र, महत्वपूर्ण परियोजनाओं से दूर रखना, न्यूनतम भागीदारी। मनोरंजन क्षेत्र, अभिनेत्रियों को भेदभाव का शिकार होना, अभिनेताओं की अपेक्षा कम पारिश्रमिक मिलना। खेल क्षेत्र, पुरस्कार राशि अपेक्षाकृत न्यूनतम, महिला खेलों के प्रशासन व लोकप्रियता में कमी। देखिए यहाँ पर एक चीज़ ये भी होती है कि कौन सा स्पोर्ट्स कितना ज़्यादा देखा जा रहा है, उसी के अनुसार जितना उनकी अर्निंग होती है उसी पे बेस्ड वो राशि देते हैं खिलाड़ियों को, उनकी टीम मैनेजमेंट को। हॉकी की अलग होती है और क्रिकेट की अलग होती है। भारत में सबसे ज़्यादा पेमेंट क्रिकेट के खिलाड़ियों को मिलता है और क्रिकेट में सबसे ज़्यादा पेमेंट पुरुष खिलाड़ियों को मिलता है। महिला क्रिकेट खिलाड़ियों को भी पेमेंट अधिक मिलता है, जो हॉकी के पुरुष खिलाड़ियों से कहीं ज़्यादा है। लैंगिक असमानता के कारण पितृसत्तात्मक सोच भी एक होती है कि पिता ही सत्ता करेगा, पुरुष ही सत्ता चलाएगा। पारिवारिक संपत्ति पर महिलाओं का व्यवहार में कोई हक नहीं होना। पारिवारिक संपत्ति पर महिलाओं का व्यवहार में कोई हक नहीं होता है, कानूनन हक नहीं होता है। अभी इसको दो तरीके से देखा जाता है कि लड़की चाहे तो हक मांग सकती है अपनी पिता की संपत्ति में, लेकिन कुछ लोग फिर यहाँ पर उसको गलत तरीके से प्रयोग करते हैं और कुछ लोगों को वो अधिकार नहीं मिलता है। इसको स्पष्ट कानून बनाने की आवश्यकता है जो चीज़ों को बिल्कुल स्पष्ट करेगी किस चीज़ पर किसका हक है। लड़की का हक है कि बेटे का हक है कि दोनों का हक है कि बराबर का हक है या कम ज़्यादा का हक है। यहाँ पर स्पष्ट कानून होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। सरकार का ये दोहरे कानून बहुत ही ज़्यादा नुकसान करते हैं समाज में। पंचायती राज को छोड़कर उच्च वैधानिक संस्थाओं में आरक्षण का प्रावधान ना होना। जो उच्च वैधानिक संस्थान है, जैसे विधायक का चुनाव होता है, सांसद का चुनाव होता है, यहाँ पर कोई आरक्षण का प्रावधान नहीं है। इसके कारण भी काफ़ी महिलाएं पीछे हुई हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में महिला श्रम शक्ति और कार्य सहभागिता दर न्यूनतम है। काफ़ी कम संख्या में भारतीय अर्थव्यवस्था में महिला श्रम शक्ति का प्रयोग होता है, लेकिन अभी वर्तमान समय में काफ़ी चीज़ें परिवर्तित हुई हैं और महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ी है। घरेलू कार्यों का अवैतनिक स्वरूप, जो घर में महिलाएं कार्य करती हैं उन्हें कोई भी वेतन उसके लिए नहीं मिलता है। जो माता आपका कार्य करती हैं, जो आपकी बहन कार्य करती है, अगर वही कार्य कोई बाहर से करने आए तो उसको वेतन मिलता है, लेकिन माता की अगर कार्य कर रही है, बहन कार्य कर रही है, तो उसे कोई वेतन का स्वरूप नहीं मिलता है। उच्च शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं का नामांकन अपेक्षाकृत बहुत कम होता है। अब बात करते हैं वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2022 की। जारीकर्ता विश्व आर्थिक मंच यानी कि WEF। कुल देश हैं इसके 146। शीर्ष देश पर आइसलैंड है, सर्वाधिक लैंगिक समानता वाला देश, फिर फिनलैंड है और अंतिम स्थान पर अफगानिस्तान है। भारत की रैंकिंग इसमें कोई अच्छी नहीं है, 135वीं है। कितनी है? 135वीं है। समग्र स्कोर भारत का 0.629 है। 4 प्रमुख आयामों में भारत की रैंक। आर्थिक भागीदारी एवं अवसर की समानता 143वीं है। शिक्षा प्राप्ति में 107वीं है। स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता में 146 है। राजनीतिक सशक्तिकरण में 48 है। लैंगिक अंतराल महिलाओं और पुरुषों के बीच का अंतर है जो सामाजिक, राजनीतिक, बौद्धिक, सांस्कृतिक या आर्थिक उपलब्धियां या दृष्टिकोण में परिलक्षित होता है। कोविड-19 महामारी ने लैंगिक असमानता को और बढ़ा दिया है। महिलाओं से संबंधित कार्य क्षेत्र, रिटेल सेक्टर, शिक्षा अधिकतर बंद रहने से इनकी आर्थिक स्थिति प्रभावित हुई है। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2022 के अनुसार पूर्ण समता तक पहुंचने में 132 वर्ष लगेंगे, जबकि दक्षिण एशिया को लैंगिक समानता तक पहुंचने में लगभग 197 वर्ष लगेंगे। अब बात करते हैं लैंगिक अंतराल को कम करने हेतु प्रयास कौन से किए जा रहे हैं। राजनीतिक आरक्षण दिया गया। पंचायतों में महिलाओं को न्यूनतम 33% आरक्षण प्रदान किया गया है। उत्तर प्रदेश में जिसे बढ़ाकर 42% किया गया। महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु स्टैंड अप इंडिया और महिला ई हार्ट
उद्यमिता और कौशल विकास कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। राष्ट्रीय महिला कोष यह एक अग्रणी सूक्ष्म वित्तीय संगठन है जो गरीब महिलाओं को आजीविका एवं आय सृजन गतिविधियों के लिए सूक्ष्म ऋण प्रदान करता है। तो राष्ट्रीय महिला कोष क्या करता है? आजीविका एवं आय सृजन गतिविधियों के लिए सूक्ष्म ऋण प्रदान करता है। क्लियर है आपको? अब बात करते हैं महिला शक्ति केंद्र की। क्या? महिला शक्ति केंद्र की। यह केंद्र ग्रामीण महिलाओं को कौशल विकास और रोजगार के अवसरों के साथ सशक्त बनाता है। जो महिला शक्ति केंद्र खोले गए हैं गांव में, ये केंद्र ग्रामीण महिलाओं को कौशल विकास और रोजगार के अवसरों के साथ सशक्त बनाता है। जैसे यहाँ पर सिलाई सिखाई जाती है, कढ़ाई सिखाई जाती है, बुनाई सिखाई जाती है। महिला पुलिस स्वयंसेवक। महिला पुलिस स्वयंसेवक की परिकल्पना की गई जो पुलिस एवं समुदाय के बीच कड़ी के रूप में कार्य करती है। ये स्वयंसेवक संकट काल में महिलाओं की रक्षा करते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना, यह योजना वर्ष 2014 में शुरू की गई थी। इस योजना के तहत कन्याओं के बैंक खाते खोलकर उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाने का प्रयास किया गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, यह योजना 22 जनवरी 2015 को शुरू की गई थी। यह बालिकाओं की सुरक्षा, अस्तित्व और शिक्षा सुनिश्चित करती है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, यह योजना अगस्त 2004 में शुरू की गई थी। यह शैक्षिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में आवासीय विद्यालयों की सुविधा देने के लिए शुरू किया गया था। क्लियर आपको? तो ये चीज़ें आपके लिए महत्वपूर्ण थी इस टॉपिक में, जो आपको पूर्ण रूप से पढ़ा दी गई हैं। और आगे भी आपको टॉपिक लगातार पढ़ाए जा रहे हैं, तो वीडियो लगातार देखते रहिए और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में आपने मुख्य सेविका भर्ती के सिलेबस पर आधारित जो पहले 2 टॉपिक हैं, मुख्य सेविका की भूमिका एवं जिम्मेदारियां, उनको कंप्लीट किया है। और दूसरे टॉपिक में जो आपका विवाह, परिवार, जात, लिंग की असमानता है, उसको कंप्लीट किया। दूसरे टॉपिक में आपके धर्म और भाषाएं टॉपिक रह गए हैं, जिन्हें मैं आपको बाद में पूरा कराऊंगा और इसी तरीके से एक एक क्लास करके आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और निरंतर तैयारी करते रहिए, क्योंकि परीक्षा आपकी हर हाल में होगी, उसे कोई नहीं टाल सकता। आज हो या कल हो या परसों हो, लेकिन हर हाल में होगी। तो आपके लिए जरूरी है कि आप अपनी परीक्षा के लिए पूर्ण रूप से तैयार रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, या अगर आपकी कोई समस्या हो, परेशानी हो, कोई सुझाव हो, वो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा।